Satish Goel, welcoming you all on behalf of Shastra CP Study Circle. As I've already intimated you, we have with us Advocate Manoj Kumar Dwivedi. I'm requesting him to dais ही हट गया हमारा. मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा सर. We are all informal. कोई परेशानी नहीं. So regarding Manoj, he is my childhood friend. We were school friends, and then he became advocate, and I came to this fraternity. One of the top 10 labor law consultants in Delhi NCR. Yes, of course. So, of course, it's also coming from. And the beauty is, whenever I have some personal issues, is there. Whenever I have professional issues, is there, and whenever I call him here, he is there. And not only here, but also the first session which he takes on the subject is Shastra CP Study Circle, like this change of code in labor law codes. He has not accepted any other invitation before this. So thank you, Manoj. And we have with us a team of Manoj, which includes various friends of him, various HR managers, HR heads of different industries, and above all, we have Ankit and Jyoti, son of Manoj and daughter-in-law of Manoj, and Abhishek, another son of Manoj, son of brother-in-law of Manoj. So, thank you very much for joining us today, and Manoj will be taking us on various different labor law codes which have been introduced recently. So, over to Manoj. Thank you. सतीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. माइक अब ठीक है जी. ठीक है आवाज ठीक है जी. सबसे पहले तो आप सभी का जो मेरे बुलाने पर आए, कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को पहचान पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कई बार यह मौका मिला है बोलने का. तो जो फिर मेरे बहुत से दोस्तों की बड़ी फरमाइश थी मुझसे, सिंस आप लेबर लॉज में डील कर रहे हैं, तो जब से ये कोड आए हैं तो आप कुछ बताएं. तो मैंने सबको यही कहा कि मैंने कहा एक काम करते हैं कि सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं. तो ऐसा मौका मुझे मालूम था कि सतीश मुझे मौका देने वाले हैं. तो सतीश ने मुझे कहा, मैंने सतीश से पहले परमिशन लिया. मैंने कहा कुछ मेरे दोस्त हैं, हो सकता है 20 हो 25 हो. उन्होंने कहा ऑल आर वेलकम. तो सबसे पहले तो यहाँ आप लोगों के आने का आभार, धन्यवाद बहुत. इस बात की भी बधाई आप सभी को कि आप सभी ने इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया. टॉपिक थोड़ा ड्राई है, वैसे टॉपिक ड्राई होता है लेबर लॉज, लेकिन फिर भी आप सभी ने इंटरेस्ट शो किया. 21/11 को जब ये कोड आए, अगले दिन से मेरे पास टेलीफोन आया एम्प्लॉयर्स से, सर वो क्या चेंज आ गया. चेंज आ गया? कहाँ कुछ आया? अरे चेंज आ गया. मैं कहा सर हमें बताओ. तो मैंने एक एम्प्लॉयर से कहा, मैंने कहा मिनिमम वेजेस देते हो आप? बोले नहीं. मैंने अपॉइंटमेंट लेटर देते हो? बोले कभी नहीं दिया. मैंने कहा तो रिकॉर्ड बनाते हो? क्या थोड़े बहुत बन जाते हैं, नहीं तो वो तो कभी नहीं बनाए. मैंने कहा आप को चेंज ही नहीं है. अरे आप मेरा भूत हो ना भविष्य था, न भूत में था न भविष्य में कभी होगा. मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब आते कैसे करोगे? मैनेज करते हुए करो. तो आपके लिए क्या चेंज है संसार में? चेंज तो उसके कंप्लायंस करनी. तो आज जो मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आए हैं वो HR कंप्लायंस मैनेजर्स, मतलब HR कंप्लायंस की अपना ऑफिस चलाते हैं. कोई 200 कंपनीज के लिए काम कर रहा है, कोई 500 कंपनीज के लिए, कोई 300, कोई पैन इंडिया के लिए. एंड आई फॉरगेट टू नेम हमारे और बहुत अजीज मित्र सुरेंद्र जी और उनके मित्र अशोक पाल जी, मिस्टर पाल, जो कि यहाँ पर हैं. ऑल ऑफ अ सडन मुझे नजर आए. थैंक यू वेरी मच. वो भी मुझे सतीश जी अच्छा भी लग रहा है कि
बहुत सारे लोग जो है ना आपके आज ऑडियंस के अंदर एक्चुअली वो स्पीकर्स हैं और आज वो ऑडियंस है। सुरेंद्र जी को आपने मौका दिया, सुरेंद्र जी हमारे वो भी हमारे बचपन के दोस्त हैं। ये ठीक कर रहे हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मैं एडवोकेट बना, सुरेंद्र जी कंपनी सेक्रेटरी, उन्होंने LLB भी कर ली। तो हमारे मित्र हैं, वही कंपनी सेक्रेटरी। तो ये हमारा पूरा ग्रुप था, तो वो भी उनको भी बड़ा मौका मिला यहाँ से, मुझे मालूम पड़ा। तो बहुत सारे लोग आगे डिसाइड करके किया आप लोगों ने? हाँ कि अलग-अलग फील्ड, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा था। खैर अच्छा, इसको बस शुरू करते हैं सब लोग। आप जरा पहली स्लाइड की तरफ देखें थोड़ा। एक मिनट पर्पसली एक जगह लिखा है गिग और रिवर्स डायरेक्शंस में आपका एक रिवर्स डायरेक्शन का जो है एरो है, और एक है गिगेंटिक। ये मैंने बड़ा पर्पसली लिखा, गिग एंड टिक। गिग, जब मैंने ये वर्ड सुना, ये गिग वर्कर्स, I thought myself, what is the gig worker? Then I tried to research. Then I tried to research the origin of it. ये आया कहीं से तो आया होगा ना ये शब्द। तो मालूम पड़ा वैसे तो बहुत सारे ओरिजिन से उसके, and exact origin is not known. बट एक ग्रीक शब्द है, उसका नाम उसको बोलते हैं गीगा, GIGA। जो गीगा को जब और पढ़ा, the meaning, that means विशाल, बहुत बड़ा, गीगा बहुत बड़ा। तो ये वो सब लोग यूज करते थे। तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं से ये गीगा और फिर ये गिग। अब गिग क्या है? गिग बहुत स्मॉल, छोटा सा। अच्छा, अब ये लेबर लॉस में क्या है? गिग से शुरू करूंगा और गिगेंटिक तक चलूंगा। गिगेंटिक क्या है? जो आज सबके लिए है, कोड ऑन वेजेस पर वेजेस की डेफिनेशन। ये पूरी जितनी भी आपका अमेंडमेंट्स आए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिस पर डिस्कशन हो रही है वो है वेजेस की डेफिनेशन। बाकी और छोड़ दो, HR प्रोफेशनल से ही पूछा जा रहा है सब वेजेस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन इट। द एम्प्लॉयर हैज इंटरेस्ट दैट व्हाट आई एम गोइंग टू लूज, व्हाट शैल बी द फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस। HR प्रोफेशनल्स, हाउ टू हेल्प द मैनेजमेंट, एडवोकेट्स, हाउ टू इंटरप्रेट इट। तो ये गिग से शुरू करेंगे अपनी जर्नी और गिगेंटिक तक लेके चलेंगे। तो आप देखें कि आज जो गीगा है, एक बार मेरे मित्र घर पर बैठे थे तो कुछ म्यूजिक भी चल रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये गिग पीस है। मैंने कहा यार गिग पीस क्या मतलब? अरे गिग आपने क्या बोले गिग पीस। गिग पीस किसे कहते हैं? बोले हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ये होता है, जब कभी कोई गाना चल रहा होता है या कोई म्यूजिक चल रहा होता है, बीच में आपने देखा होगा कि ढोलक 20 सेकंड के लिए बजी, तो शॉर्ट टर्म गिग, इसको हम बोलते हैं गिग पीस। तो कभी कभी थोड़ी बोरियत किसी को नजर आ रही होती है तो हमारे म्यूजिशियंस कहते हैं यार गिग डाल इसके अंदर। हर प्रोफेशन का अपना एक अलग अलग है। तो गिग म्यूजिक यानी कहीं सितार है, कहीं कुछ और है। तो यहां से ये गिग टू गिगेंटिक है। गिग जो वर्ड है, ये तो खैर सबको मालूम है कि 29 सेंट्रल लेबर इनैक्टमेंट्स। अब मैं कहता हूं गिगेंटिक से गिग यानी 29 से 4, और इसमें 29 सेंट्रल लेबर इनैक्टमेंट्स को कंप्रेस किया गया 4 लेबर कोड्स में। एंड आई विल अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, the efforts of the government. Whatever anomalies and discrepancies which were existing in the earlier labor laws, they have really tried to remove it. They have really tried to remove it. Number of occupations, number of avocations, number of works, assignments, they were introduced slowly and gradually in the society, but nobody was taking care of that. So it is 29 central labor enactment to 4 labor codes: uniformity, simplification, effective implementation, that will come statutory compliance. Rules are yet to come. Rules have been, although rules have been floated by the various governments, एक महीने का टाइम दिया हुआ है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो करो, अदरवाइज leave it as it is। हालांकि आप ऑब्जेक्शन कर भी लेंगे तो उसके ऊपर they are not going to entertain it, because
आई वाज टॉकिंग टू डिप्टी लेवल कमिश्नर, मैंने कहा सर वो यू हैव फ्लोटेड द रूल्स, बोले हाँ। मैंने कहा यू हैव इनवाइटेड ऑब्जेक्शन, बोले हाँ। मैंने कहा करना है, बोले कोई फायदा नहीं। वो हमने तो ऐसे ही कर देना है, आप सब दे दो, हम डस्टबिन में डाल देंगे सर। बोले यार देखो मैं दोस्त हूँ आपका, तो बोले मैं कुछ नहीं करना है, ये रूल बन गए, अब इसका आगे इसको काम खत्म करना है। नाउ स्टार्टिंग विद द गिग वर्कर। Gig worker, gig means, gig is a duration of the employment, duration of the work assignment, that is called a gig. Giga, even power sector में giga use हो रहा है, gigawatt, gigabytes, और उसी तरीके से gig उन्होंने बहुत छोटा। तो gig worker कौन है? आपके यहाँ प्लम्बर आता है, आप प्लम्बर को गवर्नमेंट ने आप देखिए यहाँ पर भी कवर करने की कोशिश की है इस यहाँ तक इस तरीके के लोगों को। प्लम्बर आया, प्लम्बर ने काम किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, आधा घंटा किया, चला गया, नो सोशल सिक्योरिटी, नथिंग, ही इज अ गिग वर्कर। इलेक्ट्रिशियन आपके यहाँ पर आया, इलेक्ट्रिशियन ने काम किया, चला गया, गिग वर्कर। इवन अगर आप गिग वाली बात करें असाइनमेंट की, अगर आप 2 घंटे के लिए कहीं कोई लेक्चरर भी क्लास लेने जाते हैं तो उनको भी कह देते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्री में तो ये क्या है कि स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क लाइक दिस कि मेरे पास टाइम है, 2 घंटे में सुबह काम करके आऊंगा पेट्रोल पंप पर, 2 घंटे शाम को कर लूंगा, एट माई चॉइस, आई कांट वर्क फॉर 8 आवर्स और 6 आवर्स, 1 घंटा है तो 1 घंटा काम कर लिया, आपकी चॉइस है। ये सब गिग वर्कर्स इनको बोलते हैं। लेकिन इन सबसे ये इतना छोटे छोटे हैं, ये इतना बड़ा काम है कि ये गिग इकोनॉमी चलती है, दैट इज कॉल्ड अ गिग इकोनॉमी। तो गिग वर्कर्स कौन हुए? ये एक नया, पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दीज आर ऑल द न्यू टर्म्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेबर लॉज। गिग वर्कर पहले नहीं था, ये छोटे छोटे काम करने वाले, और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कहीं पर नहीं, आपके यहाँ काम करेंगे, आकर के काम खत्म हो गया, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो ये एक गिग वर्कर। दूसरा, अब आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर को हम समझते हैं प्लेटफॉर्म वर्क से। प्लेटफॉर्म वर्क मीन्स वर्क अरेंजमेंट, ये भी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। आप देखिए ओला, उबर और आपके ये रैपिडो, ये क्या है? यहाँ एम्प्लॉय ने कभी एम्प्लॉय को नहीं मालूम कि एम्प्लॉयर कौन है, मालूम नहीं, और he is absolutely independent। उसको इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया अभी तक कि he is absolutely independent। अगर रैपिडो की या उनके ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ओला आपकी, यानी गाड़ी आपकी, रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, वो जो भी है, अगर अपने उसका फिटनेस आपको चाहिए, जो भी उसके काम इंश्योरेंस होंगे वो भी आपका होगा, मतलब सब कुछ आपका होगा। यू आर ओनली कनेक्टेड विद अ प्लेटफॉर्म विद अस। आपका मन है, आप फोन कर, आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो भी आपका मन है। तो यहाँ पर अभी तक इनके लिए ना कोई प्रोविडेंट फंड, ना कोई ईएसआई, ना कोई लायबिलिटी, एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ नहीं, इधर मेरा वर्कर ही नहीं है, वर्कर नहीं है ना। और ऐसे जितने प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, जितनी डिजिटल, जितने ये आपके एप्स हैं जो ये लोग बनाते हैं, या जो कुछ कंपनियां हैं जहां पर ये रैपिडो चलता है, ये सब चलता है, उनको बोला जाता है एग्रीगेटर। ये भी एक नया एक शब्द है हमारे यहाँ पर। तो प्लेटफॉर्म वर्क, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स और टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज अगेंस्ट अ पेमेंट। पेमेंट भी वही लेगा, सब काम वही करेगा, वो लोग कैसे एक्ट करते हैं वो एक अलग बात है। एग्रीगेटर। देन सबसे बड़ी बात आती है एक और, वो सोचा गया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मतलब या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां 10 एम्प्लॉइज से नीचे हैं, जहां ईएसआई नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, ग्रेच्युटी हो, ईएसआई हो, प्रोविडेंट फंड 20 पर है, या बोनस है, बोनस भी जो है 20 पर है विदाउट पावर, फैक्ट्री में 10 पर है। तो ये जहां लेकिन 10 नहीं है, और मेरे पास बड़ा इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब 10 नहीं है तो वहां क्या है। मेरे पास एक बार केस आया था, इधर नए बाजार का एक केस था, वहाँ करीब 35-40 साल उसने काम किया, यानी मैं समझता हूँ कि जब वो 18 साल का रहा होगा तो उसने काम किया होगा। 58 साल का लाला जी ने कहा कि रिटायर करो जी, रिटायर करो। 10 वहाँ 3 या 4-5 वर्कर। अब जितने भी मेरे यहाँ कंप्लायंस के लोग बैठे हुए हैं,
उन्हें मालूम है कि जहां 10 से नीचे हैं ये 40 साल काम करेगा, इसका बनेगा कुछ नहीं, ग्रेजुएटी लागू नहीं, ESIPF में कभी कवर नहीं हुआ, आप कह नहीं सकते लीगली। उसने केस डाल दिया लेबर ऑफिस ALC एंड ये न्यूली लेबर ऑफिस में डाला। अशोक गया, मैं ALC के पास गया, बोले दीदी क्या करना है? मैंने कहा आप कुछ कर सकते हो क्या? करें? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी 4 हैं दुकान पर, 40 साल काम कर लिए, उनको कौन से कानून में क्या दिलाओगे? बोले आप ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ, ये देखो 40 साल काम किया है, बात कर लो और करवा दो। तो ऐसे लोगों, इसका मतलब वो कौन से सेक्टर से था? अनऑर्गेनाइज्ड। तो गवर्नमेंट ने उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की है कि भाई जहां 10 से नीचे लोग हैं वहां मतलब कुछ है ही नहीं, आदमी 40 साल काम करे, 35 साल काम करे, तो उसको बोला उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो यहाँ पर काम करता है। अब इनके लिए स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, मतलब ये सारे के सारे ये वो सेक्टर, ये वो हैं जो कभी, जिनको कभी भी सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया, तो इन लेबर लॉ से इनको भी यहाँ पर कवर करने का स्कीम है। स्कीम निकलेगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किस तरीके से ESIPF देना है, या जो एग्रीगेटर्स वाले हैं इनको किस तरीके से देना है। एक मोटा मोटा सा तो ये है कि आधार कार्ड से इनको एक UN दिया जाएगा, इन सबको एक वो बनेगा, एक इनके लिए सॉफ्ट मतलब ऐप बनेगा, उस ऐप पर ये आधार कार्ड से अप्लाई करेंगे, इनको UN दिया जाएगा, उसके साथ ही रहेगा, फिर वो एग्रीगेटर से बोला जाएगा 1 से 2% का, वो एक पूरा स्कीम आने को है कि कैसे काम करेंगे। बट नया अमेंडमेंट से ऑल दीज विल बी इन द मेन स्ट्रीम, कि बाकी लोग तो ESIPF लेते हैं, सबका सोशल सिक्योरिटी है, इनका क्या? तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। वेजेस वर्कर, इवन हाउस बेस्ड वर्कर, उसको ये वेजेस वर्कर बोलते हैं। टेम्परेरी वर्कर, कैजुअल वर्कर, जो केवल वेजेस लिया और गए। तो डोमेस्टिक वर्कर को भी इन्होंने वेज वर्कर बोला है। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो डोमेस्टिक को भी हम उसमें लाने जा रहे हैं या नहीं लाने जा रहे हैं कि मिनिमम वेजेस उसमें अप्लाई ना कर दें, या जो भी पोजीशन रहेगी वो अभी स्कीम्स आने बाकी हैं और रूल से स्कीम से मालूम पड़ जाएगा। बट वेज वर्कर को भी इन्होंने, डोमेस्टिक जो आपके घर में मेड आती है उसको भी इन्होंने वेज वर्कर बोला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और काम किया है ESI के अंदर, डिपेंडेंट पेरेंट्स, कि एक वीमेन एम्प्लॉय के पहले हमेशा ये आप सब जानते हैं कि फादर एंड मदर ही डिपेंडेंट मानते थे। व्हाट अबाउट फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ? दिस टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस चीज कि वीमेन एम्प्लॉय जो ESI में कवर्ड थे, उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी उसके ऊपर डिपेंडेंट अगर हैं तो वो डिपेंडेंट की श्रेणी में आएंगे। पहले तो केवल पेरेंट्स का, लेडी है अगर तो उसके हस्बैंड है तो उसके पर डिपेंड है, वो तो एक अलग बात है। अगर उसके हस्बैंड नहीं रहे तो उस लेडी अगर वो काम कर रही है और ESI में है, वो कवरेज है, तो पेरेंट्स इन लॉ वो उनको भी डिपेंडेंट की श्रेणी में दे दिया जाए। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, आपके यहाँ कंप्यूटर खराब होता है, आप फोन करते हो, वो आ जाता है, 1 घंटे में ठीक करके चला जाता है। ही सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका क्या करना है उसके लिए भी इन्होंने डेफिनेशन दे दी है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, स्कीम क्या होगी या क्या नहीं होगी वो भी आने बाकी, हाउ विल दे ऑपरेट, सबके लिए स्कीम लेकर के आ रही है। होम बेस्ड वर्कर, तो ये अलग अलग प्रकार के, पहले हम क्या सुनते थे, कैजुअल, टेम्परेरी, प्रोबेशनर, परमानेंट, बस इससे ज्यादा हमारे पास 4-5 से ज्यादा और ज्यादा हमारे पास कोई क्लासिफिकेशंस नहीं थी। अब ये इतनी सारी क्लासिफिकेशंस इन सबके लिए सोशल सिक्योरिटी, उन सबको सोशल सिक्योरिटी वाले एक्ट में लेकर के आया गया है इन सबको, तो जिससे सोशल सिक्योरिटीज जो, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेलफेयर स्टेट, तो इन सबका भी वेलफेयर होना चाहिए। कैसे होगा, स्कीम्स कैसे आएंगी, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, इन सबको पर्सनली कुछ कंट्रीब्यूट करना है नहीं करना है, दैट स्कीम्स बताएंगे आप करके। अब मैं फैक्ट्रीज एक्ट में बताता हूं क्विक कि कौन कौन सी चीजें चेंज आ रही है फैक्ट्री एक्ट में। ओवर टाइम अगर आपने कराना है, अभी तो कहते हैं कि नहीं ओवर टाइम करो, फिर बाद में कहते हैं हमारे तो ओवर टाइम हुआ नहीं, जो क्लेम लगाता है क्योंकि ओवर टाइम देते नहीं।
अब उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस की है सेक्शन 27 में, कंसेंट ऑफ द वर्कमैन इज रिक्वायर्ड। कंसेंट चाहिए ओवर टाइम के लिए, यानी बकायदे इन राइटिंग। कंसेंट लेंगे तो ओटी करेगा, नहीं तो ही कैन रिप्लेस। नंबर 2, कैंटीन फैसिलिटी फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 का जो है वहाँ 250 एम्प्लॉइज के ऊपर थी, उसको रिड्यूस डाउन करना क्या है, 100 और मोर वर्कमैन इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कैंटीन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, बाय द एम्प्लॉयर। ये थोड़ा सा 250 से इसको रिक्वेजिशन इसकी कम कर। उसी तरीके से रेस्ट रूम या लंच रूम जहां 150 वर्कर्स का होता था फैक्ट्रीज एक्ट में 50 पर गया है, 50 आ गया है। उसी तरीके से नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलफेयर ऑफिसर, अर्लियर इट वाज ऑन 500 वर्कमैन इन अ फैक्ट्री, अब अगेन 250, यानी वेलफेयर ऑफिसर का अपना क्वालिफिकेशन है। ऑल दी मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो आपको उनके अच्छा ये इनका काम क्या होगा वेलफेयर का। अच्छा अभी क्या करते हैं, अभी ये करते हैं कि एक जो इनका लेबर वेलफेयर फंड है, जैसे हरियाणा में, डीलिंग इन हरियाणा, दिल्ली के अंदर तो दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड का इतना ज़्यादा अभी उसका कंप्लायंस नहीं है, लेकिन हरियाणा के अंदर तो मंथली कुछ पैसा उसकी तनख्वाह से, उसके वेजेस से जब उसे देते हैं, ESI PF के अलावा वो भी कटता है और एम्प्लॉयर भी शेयर करता है। तो उसमें उनको बहुत सारी स्कीम्स हैं। वेलफेयर ऑफिसर का काम ये है कि वहाँ सरकार से अपने अपने, किसी को साइकिल चाहिए साइकिल दिलवाया, किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए एजुकेशन, उनकी अपनी स्कीम्स है कि इन कामों के लिए हम इतना पैसा दे सकते हैं। तो वेलफेयर एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड है वेलफेयर ऑफिसर कि आपको उनका वेलफेयर देखना है। एंड इवन अदरवाइज फैक्ट्रीज दैट डील्स विद ओनली 3 थिंग्स, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो वेलफेयर कौन देखेगा, HR का आदमी तो देख नहीं पाता वेलफेयर। तो उन्होंने कहा कि नो, एक पर्सन डेजिग्नेटेड, ही इज अ वेलफेयर ऑफिसर, ये इनको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये सारा का सारा आपका वेलफेयर हर तरीके से देखेगा। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फैक्ट्रीज एक्ट में अभी तक प्रोविजन ये था कि अगर एक कैलेंडर ईयर के अंदर इफ द वर्कमैन, सपोज अ वर्कमैन इज रिक्रूटेड ऑन 1st January of 2025, during 2025 till December, this is I am taking a very easy example, during the calendar year, if the workman has not worked for 240 days, which is existing, if he has not worked for 240 working days, then he will not be entitled for any leave in the next year. Under Factories Act, it is not a privilege. अभी तक जो चला रहा था, in first year you will have to work for 240 or more days, then your leave shall be calculated on the 1st January next year, then you will be able to avail in the next year. This is what मतलब तो प्रोविजन अभी चल रहा था। अब उन्होंने क्या किया है, इसको रिड्यूस डाउन करके 180 डेज कर, यानी हर 20 दिन के ऊपर एक लीव है, 300 डेज कंपनी चलेगी। अगर आप 300 दिन में काम कर लेंगे तो मैक्सिमम आप 15 डेज अर्न कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या होता था कि अगर 239 भी रह गया या 238 रह गया, तो पर्सन वाज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एवरी सिंगल डे लीव अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो उसको इन्होंने राइजर थोड़ा कम किया कि चलो 180 डेज कर लो, 180 डेज में होगा, 180 डेज में आपका हो जाएगा कि 12 पंजे 60 12 कम, यानी करीब करीब 15 दिन भी अगर एक आदमी पर मंथ काम कर लेगा तो पूरे साल में अगर 180 डेज हो जाएंगे तो ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर द डेज 1 डे लीव, अर्न लीव आफ्टर एवरी 20 डेज। और इसमें क्या था, अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल था कि हर आदमी तो 1st January को तो आता नहीं है, मान लीजिए कोई जुलाई में आया, कोई अगस्त में आया, थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट है। तो उसमें क्या देखा जाता था कि जितने वर्किंग डेज हैं कंपनी के, मान लीजिए कोई जुलाई में आया, तो दिसंबर के बाद हम लोग क्या देखते थे अंडर फैक्ट्रीज है कि जितने दिन बचे, अगर उसके 2/3 वर्कर ने काम कर लिया तो स्टार्टिंग ईयर में, रिक्रूटमेंट ईयर में ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर द लीव्स। वहां 240 डेज का फार्मूला लागू नहीं करते थे क्योंकि आपको 240 डेज मिले नहीं है काम करने के लिए। तो जुलाई से लेकर के देखा, इतने दिन कंपनी चली, 2/3 किया, इफ यू वर्क इतना तो आपको दे दिया। अब वो उसको करके 1/4 कर दिया। अगर 6 महीने काम किया, टोटल कंपनी ने काम किया 150 दिन या 300, हाँ 150 दिन का 1/4 अगर आपने कर लिया देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर द लीव। ये अब हो गया अब की पोजीशन पे। और एक सेफ्टी ऑफिसर्स, पहले 1000 लोगों पर सेफ्टी ऑफिसर्स
होता है। अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, फैक्ट्री एम्प्लॉय 500 मतलब आधा, थोड़ा थोड़ा कम किया है। सेफ्टी ऑफिसर्स कंपनी में जहाँ एक काम किया करते थे, अब वहाँ 500 पर उन्होंने फैक्ट्री कर दिया है और थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दिया। पहले हैजार्डस फैक्ट्री का और नॉन हैजार्डस का कोई खास इनके पास फैक्ट्री एक्ट में डिस्टिंग्विश नहीं था, तो डिस्टिंक्शन नहीं था। अब उन्होंने कहा कि इफ इट इज हैजार्ड, इफ द गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आया, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने जब आपका रजिस्ट्रेशन किया तब वो डिक्लेयर कर देगा कि इट इज हैजार्डस इंडस्ट्री। इफ इट इज हैजार्डस तो 250 अगर आप एम्प्लॉइंग 250 वर्कमेन, then you will be needing a services of a safety clearance. Third one, which is very important, जो अभी तक नहीं था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। ये बिल्डिंग बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, इतने मॉल बन रहे हैं, इतना लोग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी जहाँ पर भी एम्प्लॉयर, जहाँ पर भी आपके जो ठेकेदार हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, अगर 250 या मोर वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर एक सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत है। बात भी ठीक है, बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं, मालूम नहीं, तो वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर अब आपको करना पड़ेगा। बाकी माइंस में तो 100 से ज़्यादा तो आपका ज़्यादा कंसर्न नहीं है। ये है नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे नीचे वाला फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आई थिंक फॉर द एडवोकेट्स, फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर द एचआर प्रोफेशनल्स, a wonderful move by the government, third party audit and certification, OSS में section 37 formulate a scheme, and they will formulate a scheme, impanel experts possessing such qualification and experience as may be prescribed for the purpose of such a startup establishment or class of establishments. कहीं पर अगर ऑडिट्स कराने हैं तो इनकी स्कीम आएगी, उसमें जो इम्पैनल्ड होंगे दे विल बी गेटिंग द वर्क, एंड सर्टेन द प्रोफेशनल्स। हालांकि इन्होंने आप देखें कि जो इंस्पेक्टर को बना दिया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, बट आई डाउट ऑन दी जो क्वालिफिकेशन ऑफ दी इंस्पेक्टर कि वो कितना कर पाएगा। आज एक इंस्पेक्टर हमारे यहाँ दिल्ली में अपॉइंट होता है, कहाँ से आए? सब राशन से आए, जिंदगी भर 3 साल से राशन देख रहे थे कि राशन कार्ड किस पे है, किस पे नहीं, क्या कर रहा है। आगे यहाँ पर आ गए। अब लेबर लॉस तो एक ऐसा सा, जैसे एक ऐसा सा दरिया है, ऐसा सा रिवर है कि जहाँ आप लगातार मतलब जो पानी पीते रहें, यहाँ 10-20 साल आप समझते हैं कि, पर आज भी सब लोगों को कंसल्ट करने की जरूरत होती है। 20 साल हो गए लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी बातें नहीं पता। लेबर इंस्पेक्टर आते हैं तो अब उनको अगर फैसिलिटेटर बनाएंगे तो क्या एडवाइस करेंगे? सब वो एडवाइस करेंगे, कोई प्रोसिक्यूशन करने के पहले एक एडवाइस करेंगे कि आपने ऐसे करना है। आई डाउट, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोविजन इन्होंने दिया है कि ऐसे पैनल में एक्सपर्ट्स को लेंगे जो उनको भी बताएगा कुछ ऐसा फैन का इसकी। Very important, women empowerment. Much force, much stress has been given to the women empowerment. अब देखिए पहले ये होता था कि रात में women काम करेंगी, no, there were all sorts of prohibitions from the government. No, but women will not work. एक अलग बात है कि women empowerment आज इतना ज़्यादा हो गया है, इतना हो गया है कि women is working। अच्छा, हॉस्पिटल में काम नहीं करती क्या रात में? करती हैं, तो हॉस्पिटल का कोई दरवाजा बंद होता है क्या? नर्स होती हैं, सब होते हैं, रात में काम करती हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, ये एक सेक्शन आ गया OSH and WCC में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की जो है कि women shall be entitled, see the language। और हमारे एलजी साहब ये चाहते हैं कि नाइट लाइफ हो जाए दिल्ली के अंदर, तो जिससे ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। नाइट लाइफ होगी, खूब चहल पहल रहेगी तो मस्त रहिए। Women shall be entitled to be employed in all establishments। एक सेक्शन आ गया for all types of work with their consent। अब कंसेंट अगर आपका है 6 बजे के पहले और बियॉन्ड 7 PM, you have to take a consent of the women। आप नहीं करना। पहले तो होता कि हम सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से एलजी साहब परमिशन देते थे, अभी 2 साल पहले यू हैव टू अप्लाई, फिर उस परमिशन में नाटक नौटंकी जो भी होती थी उसका बड़ी मुश्किल से इम्प्लीमेंट करता है। तो सेफ्टी, हॉलीडेज एंड वर्किंग आवर्स, इसको देखते हुए नाउ दिल्ली गवर्नमेंट एक 24/11 को दिल्ली गवर्नमेंट ने पब्लिश्ड नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा जी सब 3-4 चीजें पूरी कर लो, हमसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपने देनी है दे दो परमिशन। एक कि जी हाँ हम करेंगे,
बस लेकिन ये जब भी कभी आपका कोई चेक हो, कोई ऑडिट हो या कुछ भी हो, ये हमें चार चीजें पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अब गली गवर्नमेंट भी अपने सिर पर नहीं लेने चाहती कि साहब आपने परमिशन दी थी, वो कहते हैं हम कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ हमें इंटीमेट कर दो। तो लेटेस्ट जो आया है वो 24/11 का आया है। 24/11 में जीएनसीटी ने विमेंस के लिए ये किया है, नंबर 1, रिटर्न कंसेंट जरूरी। लेडी का रिटर्न कंसेंट आप लेंगे ओनली देन इफ शी डजंट वांट टू वर्क, डजंट वांट टू वर्क। इन्होंने अपना टाइम निकाल दिया, रात को 9 बजे से 7 बजे समर्स और रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे विंटर सेशन। ये नंबर 2, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट आपको देनी पड़ेगी और वर्किंग प्लेस टू होम जिसमें सीसीटीवी लगा होगा। रेस्ट रूम, सेपरेट वॉशरूम्स एंड लॉकर्स, ये ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट द लास्ट लाइन, compliance of sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and regulation 2013 कमेटी होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो शी विल मेक ए कंप्लेंट, कमेटी होगी तो ट्रेनिंग भी होगी, आपके पास पूरी पॉलिसी होगी। ये आपको ये 3-4 because I will talk with the deputy level commissioner, he said now no permission is required from us, आपने हमारे को जो भर के देना है दे दो, we will not be responding to it, और बस हो गया हमें, आप उसे उठाकर पुलिस को दे दो कि हमने सब अप्लाई कर दिया है, बट वी विल नॉट इशू यू एनी लेटर, आपको जरूरत नहीं। ऑल नॉर्म्स हैव बीन रिलैक्स्ड। ये 3-4 चीजें आपने विमेंस का काम नाइट में करवाना है तो आपने की है। सर ये जो कंप्लायंस लास्ट में था, उस पे थोड़ा कुछ बताएंगे, उसमें क्या क्या करना होता है? कमेटी के अलावा कोई रिटर्न वगैरह भी फाइल करना है? हाँ सर, वो 1 साल में एक रिटर्न होती है, वो 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट रहती है, तो वो पूरे साल के बाद में जो करना ये होता है कि वो उसको आम भाषा में पॉश एक्ट बोलते हैं। नंबर 1 उसकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसकी एक पॉलिसी चाहिए और एक आपको इंटरनल कमेटी चाहिए। इंटरनल कमेटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी द हाईली प्लेस्ड फीमेल ऑफ ए कंपनी, वहाँ होंगी, और बाकी 2 एम्प्लॉइज आपके वहीं से दोस्त हुआ जो सोशल वर्क के हों या कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चौथा, एक जो एक्सटर्नल मेंबर होगा उसके अंदर, एक्सटर्नल मेंबर का वैसे क्वालिफिकेशन है लेना वही चाहिए कि मस्ट बिलोंग टू द एनजीओ, मस्ट बी एसोसिएटेड विद द एनजीओ हु इज डीलिंग विद द कॉज ऑफ द पेमेंट। मतलब कल शराबबंदी की है तो शराबबंदी के साथ अगर कोई संस्था के साथ में कोई जुड़ा हुआ है तो ही विल नॉट बी ए क्वालिफाइड एक्सटर्नल मेंबर फॉर दिस कमिटी। ओनली कि विमेन से कॉज से कंसर्न है, विमेन के लिए कोई संस्था एनजीओ काम करती है तो वहां से आप जो भी वहां से एसोसिएटेड लेंगे। और उसके बाद में जो करीब इंटरनल कमेटी की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, द लिटमस टेस्ट शैल बी व्हेन ए कंप्लेंट शैल कम। तो कंप्लेंट आ गई, सब बैठे हुए हैं, ये सब करना क्या है? अरे आपको पता ही नहीं है सब, एनजीओ वालों को तो नहीं पता, तो बेटर है कि कोई लीगल एक्सपर्ट भी साथ हो। अगर कोई कॉम्बिनेशन है एनजीओ और लीगल का तो ज्यादा कम से कम वो हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपील है, अपीलेट जज देखेगा, यानी जो आप रिपोर्ट बनाएंगे हु विल लुक आफ्टर, मतलब कि हु विल अल्टीमेटली हियर द अपील, जज, अपीलेट कोर्ट, देन फ्रॉम अपीलेट कोर्ट टू हाई कोर्ट। तो आप जो रिपोर्ट देते हैं तो वो भी कम से कम रीजन एंड रीजनेबल तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 2 बंदे लिख देंगे, ऐसा देन यू आर प्लेइंग विद द करियर ऑफ ए पर्सन आल्सो। इंटरनल कमेटी हैज पावर्स, उसको 5 पावर सिविल कोर्ट्स की दी गई, वेरी पावरफुल। तो एक अलग ही अपना वो चैप्टर है, बट मिनिमम पॉलिसी बनाइए, इंटरनल कमेटी बनाइए, इंटरनल और लोगों को अपने एम्प्लॉइज को बताइए और इंटरनल कमेटी का ट्रेनिंग कराइए, और साल में 1 या 2 बार पूरा एक जनरल इलेक्शन सेशन। किसी ने वो रिटर्न अभी तक ना भरी हो तो नहीं, आप भर सकते हैं, कभी कोई ऐसी कभी भी कर सकते हैं। हाँ, भर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो सब पॉलिसी की एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया इतने लेबर होनी चाहिए? 10 employees, not women. Below 10, local complaint committees are there. Below 10. फ्रैंकली आज तक किसी पॉइंट का देखा नहीं है ऐसी कोई कमेटी। सर मैं तो खुद मेंबर हूँ कई जगह, ट्रेनर ऑल्सो, और मैं कई जगह मेंबर हूँ। वो ठीक है आपकी बात, यहाँ 10, 15, 20 लोग होते हैं वहाँ नहीं बनाते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, ऑल एजेंसीज, आप अगर इसका अगर प्रभाव या इसका इफेक्ट देखें तो गुड़गांव में नोएडा जैसी जगह में देखें, आईटी सेक्टर में देखें, इसका बहुत कंप्लेंट्स आती है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत कंप्लेंट्स आती है।
तो जहाँ पर भी 300-400 लोग काम कर रहे हैं या विमेंस काम कर रही है, वहाँ हर जगह आईसीयू बकायदा ट्रेनिंग है, करना चाहिए। लेकिन अगर आपने नाइट में अगर विमेंस को एम्प्लॉय करना है तो ये आपको चाहिए होगी, क्योंकि इट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अभी तक 20 एम्प्लॉइज पर था, जो कि बढ़ा करके उसको 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कर दिया है। Throughout India? जो 20 था Throughout India? थ्रूआउट इंडिया, यस, क्योंकि अब 4 ही तो एक्ट हैं। तो थ्रूआउट इंडिया 50 वाले हरियाणा में तो 50 था, दिल्ली में 20 था। दिल्ली में 20 था, 50 कर दिया। ये तो वो है कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं आपको बताऊं करीब करीब जो जितने भी हमारे एक्ट हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेम है। मतलब वो केवल क्या किया है, जैसे जो 4 में लाते हैं आप 29 को 4 में जब आपने कंप्रेस कर दिया उसके बाद एक लाइन लगा दी, तो जो लाइन लगा दी तो सेक्शन बदल गए। तो आज जो सेक्शन याद होते थे वो याद नहीं है, वो दोबारा याद करने पड़ रहे हैं। तो वो लाइन लगा दी और डेफिनेशन क्लॉज जो सब में पहले अलग अलग होता था वो एक ही आ गया, सबमिट एप्लीकेशन क्लॉज। तो 90% जैसा लाइक बोनस एक्ट है, बोनस एक्ट ऑलमोस्ट वैसे ही है, उसमें कोई खास कुछ नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है, और हाँ ये स्कीम अब इन्होंने ये आ गया सेक्शन 119 में कि सिंगल लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को who is desirous, मतलब who is having work in more than one state, एक सिंगल लाइसेंस का भी एक प्रोविजन आ गया है। अब वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। सर 5 इयर्स की एप्लीकेबिलिटी भी आ गई ना, 5 इयर्स की भी एप्लीकेबिलिटी ला रहे हैं कि सीधा 5 साल के लिए ले लीजिए। और देखिए अगर ऑल ओवर इंडिया में मान लो आपका सिक्योरिटी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल आप काम तो सिक्योरिटी सर्विसेज के कर रहे हैं और केवल वो आपके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक सिंगल लाइसेंस का एक स्कीम जो कि हम एक सिंगल लाइसेंस देंगे, वो आप सिंगल लाइसेंस। और जो जहां तक मुझे अभी तक समझ में आया है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन होता था, मुझे लगता है कि वो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सारा पढ़ा, तो उसमें केवल प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है, उसके लाइसेंस में हम भूल देंगे ये कि भाई किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन आई हैव नॉट सीन, ये है कई बार पढ़ लिया, उसमें आ नहीं रहा है कहीं पर। तो ऐसा लग रहा है कि शायद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए तो वो अवे हो गया, और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, तो ऐसे बहुत से लोग निकल जाएंगे, जहां 50 में तो बहुत से भी निकल जाते हैं, 50 में तो क्या बोलते सर, रिन्यूअल भी नहीं होगा? रिन्यूअल 5 इयर्स है। नहीं, अगर 50 से कम है सर, नहीं 50 से कम है तो आपको लाइसेंस ही नहीं चाहिए सर। उसका रिन्यूअल भी नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। वो तो अभी लेबर सेक्रेटरी ने ये बोला है कि वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज, ये प्रोबेबली अप्रैल, फर्स्ट ऑफ अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 2026 से प्रोबेबली वी विल बी मतलब मूविंग विद ऑल रूल्स, हाँ विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कौन लाइसेंस, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस में भी आपके वो सारे परफॉर्मर्स भी आ रहे हैं। आप कहते हैं कि एक रजिस्टर बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे एक रजिस्टर, तो उसको परफॉर्मेंस चाहिए ना सर्टिफिकेट, तो वो चाहिए। एंड वेलफेयर स्कीम्स बहुत सी सोशल सिक्योरिटी हैं। फाइनली ये क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने की हैं। अब स्कीम्स किस तरीके से चलेंगी वो अभी सारा डिटेल आने वाला है, लेकिन इसके अंदर ये सब होंगे। एक टोल फ्री कॉल सेंटर बनाया जाएगा जहां पर ये, और रजिस्ट्रेशन ये सब लोग करेंगे, सब लोग प्रॉविडेंट फंड, ईएसआई कैसे इनको दें, ये सारी जो लोग अभी तक कवर्ड नहीं थे, गिग वर्कर हो कोई भी हो, ये सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च कर। ग्रेचुटी के बारे में बहुत सारे डाउट्स लोगों को थे, हालांकि अफवाह कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वैसे ग्रेचुटी एक्ट एज इट इज इंटैक्ट जो था वो है 5 इयर्स पर। बस ये रहा कि गवर्नमेंट, देखिए मैनी एमएनसीज एंड मैनी कंपनीज फ्रॉम फॉरेन, और हमारे यहाँ पर भी ये सब हायर एंड फायर का रूल आना चाहिए, हायर एंड फायर। हमने कहा हायर फायर क्या होता है, एक दिन पूछा जब मर्जी फायर करो, जब मर्जी हायर करो, हाँ सर। तो गवर्नमेंट ने कहा आपको हायर फायर रूल दे देते हैं। आप अगर इसको देखें, उन्होंने कहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, अब करो आपने जो कुछ करना है, बट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विल बी देयर। लेकिन रेगुलर आपने अपॉइंटमेंट करना है, दैट इज स्टिल देयर।
आपको ग्रेजुटी 5 इयर्स बाद शूट कर रही है तो 5 साल बाद दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, उसको चलाते रहिए आप। लेकिन जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हैं, आपने मान लीजिए 2 साल के लिए रखा, स्पेशल रखा कि 2 साल के बाद में आपको, आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कहती है कोई ट्वेल्व, बिल्कुल निकाल दीजिए, बस 15 दिन पर ईयर का ग्रेजुटी दे दीजिएगा, सिंपल। बस यही डिफरेंस है। अगर आप फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, आपको ग्रेजुटी वही 5 इयर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मनोज। हाँ। आपने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, जी। आपने जैसे कि अभी तक चलता है कि एम्प्लाई रखा और उसको ग्रेजुटी से जब भी 5 साल होने से पहले पहले उसको कुछ दिन के लिए रिमूव किया, दोबारा थोड़े दिन बाद रख लिया, ऐसा जो प्लानिंग चलती रहती है। तो उसमें आपने 5 साल वाले रेगुलर उसमें तो रखा, मतलब फिक्स टर्म तो नहीं रखा, पर 1 साल बाद 2 साल बाद निकाल रहे हो, तो क्या वो एप्लीकेबल होगा? फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नहीं, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये ग्रेजुटी एप्लीकेबल उसी में आएगा, फिर वो चलेगा ही, फिर वो जो पहले चल वो तो अभी भी चल रहा है, अभी भी जो जैसा काम हो रहा है चल रहा है। बहुत सारे देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ये 4 साल बाद या 3 साल बाद, मैं ये तो कहूंगा कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, लेकिन मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, आई टॉक टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, वो कहते हैं सर हमें तो 5% और मिला, ऊपर से ESI मिला, PF मिला, वो तो दे दिया, 5% और मिला। अब 5% में ग्रेजुटी तो कहीं की कहीं चली जाती है, वो तो मुझे मंथली मिला अपना सर्विस चार्ज। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज नॉट गिविंग मी, तो मैं क्या करूं? और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यही चाहता है कि मुझे ग्रेजुटी ना देनी पड़े, आप संभालो। तो ये मजबूरी भी, या तो ये स्ट्रेट अवे सीधा आता है, नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे द ग्रेजुटी, सिंपल मेट्रेंट्स खत्म। लेकिन जजमेंट्स आ रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट के पीछे जजमेंट आए, इट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हु इज टू पे ग्रेजुटी। एक केस ऐसा था कि एक ही कंपनी में आदमी ने 20 साल काम किया, 10 कॉन्ट्रैक्टर बदल गए, 2-3 साल, 2-3 साल, वो वहीं पे लगा रहा। व्हेन हिज केस वाज एग्जामिन्ड, मद्रास हाई कोर्ट बोला नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल पे द ग्रेजुटी। तो अब देन देखो ना, लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट, देन इंटरप्रेटेड और एनालाइज्ड बाय द कोर्ट्स। जहां उन्हें लगता है कि जो इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट के अलग जजमेंट आते हैं, हमारे अलग आते हैं, वो तो अलग ही आते हैं, फाइनली सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 30 डेज का टाइम, कि 30 डेज, विद इन 30 डेज यू हैव टू पे ग्रेजुटी। आज भी है, पहले भी था, हुई। तो ये केवल FTC फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है, अदरवाइज ग्रेजुटी जो कानून है वो एज इट इज इंटैक्ट है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। हालांकि एम्प्लॉयर के लिए वर्ड है, ESI में तो ऑलरेडी था सेक्शन 53। तो ये पहले से था कि घर से लेकर के रीजनेबल नेक्सस बनाना होता था। मान लीजिए किसी का घर है 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, वहां से आपको रोज आने में 10 मिनट लगता है, फिर जाने में 10 मिनट लगता है। तो जब नौकरी ड्यूटी ज्वाइन करनी है और ड्यूटी से घर पहुंचना है, वो अगर नोशनल एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, अगर उस पीरियड में अगर वो हो गया तो ESI कहती थी वी विल गिव यू, वी विल टेक केयर, वी विल गिव यू द डिसेबिलिटी बेनिफिट, और हम सारे बेनिफिट देंगे। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में भी ऐसा नहीं था। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट इज एप्लीकेबल वेयर ESI इज नॉट एप्लीकेबल। So far as till date, ESI is applicable on 21,000 rupees. The people who are, earlier it used to be called Workman Compensation Act. So there was a schedule. Later on now, many employees, even clerical, accounts वाले, clerical, वो सब लोगों को इसके अंदर कवर किया गया। कि इनका क्या? अगर ये आदमी 22,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है तो अकाउंटेंट, मतलब 1,000 रुपए ज्यादा ले रहा है तो ESI नहीं मिल रहा है तो he will not be getting any disability. तो उन्होंने फिर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, तो उसमें फिर एम्प्लॉइज लेकर के आए, और अब ये एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में भी आ गया सेक्शन 74, घर से आना, घर से जाना, लेकिन उसका नेक्सस प्रूव करना पड़ेगा। मतलब 6 बजे हमारे यहाँ से छूटा, रात को 9 बजे एक्सीडेंट है, लेकिन आपका घर तो 5 किलोमीटर था, तो वहां नहीं। तो थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन का भी एक लिमिट है। तो लेकिन वो अब वन कैन क्लेम, कौन झूठ बोलेगा कौन ठीक बोलेगा वो एक अलग बात है, और डिसाइड करेगा तो जस्टिफाई। एक्चुअली वो सब चीजें तो जब केस आते हैं तो चलती है। वो तो ये कहेगा ना जी मैं तो OT करके निकला था, वो ये थोड़ी कहेगा मैं 6 बजे निकला था। वो हमारे यूनियन वाले भाई जो है वो बड़ा एक्सपर्ट है,
वो कहेगा जी ओटी करके निकला था जनाब। सर लेकिन अब ओटी पे इन्होंने कंसेंट लिखवा दिए ना, आपकी कंसेंट नहीं थी, आप क्यों नहीं अच्छा सर, मिनिमम वेजेस भी नहीं देंगे तो बताओ फिर उसका क्या करोगे? कोड होगा ना ओटी का। उन सब लोगों का क्या करोगे कंसेंट लिखवा दिए। सर ये सारे रूल है ना, इट इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू फॉलो। एग्री। अगर इसके अंदर एक मैं आपसे मेरा वो है जी सर, जो शुरू से दे रहा है ना मिनिमम वेज, हाँ वो आज भी दे रहा है, दे रहे हैं। तो शुरू से नहीं दे रहा आज भी नहीं दे रहा। आगे नहीं दे रहा आप। आगे नहीं दे- तो आगे नहीं बताया ना, तो मैं पूछ लेता हूँ मैं अब तो उनसे भाई साहब, एक सज्जन ने कहा सर वो कम वो आ गए सारे, वो बता दो। मैंने कहा पहले वाले पता है? अरे वो पहले वाले जी, मैंने कहा पहले वाले पता है तभी तो मैं बताऊंगा कि चेंज क्या हुआ है। बोले चलो फिर कभी किसी और से पूछ लेंगे। सर ऐसा हो गया 21/11 के बाद जैसे पता नहीं बॉम्ब गिर गए कुछ। सुबह सुबह उठे और चेंज हो गया सर, चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया भाई? यार तुम्हें कंप्लायंस करनी ही है, जो नहीं करनी है तो मस्त मस्त रहो जैसे पहले। सर 200 वर्कर अगर आपके पास है, 20 आप दिखा रहे हो तो रिकॉर्ड फिर पे, क्या तुम 180 कहाँ जाएगी? तो इसलिए उनको भी और वो इन्होंने- इंस्ट्रक्टर्स को खुश हाँ। करते हैं बस। ये है यानी हम सर इसमें एक सवाल है जी सर, नॉर्मल डेथ इसमें कवर होती है? नॉर्मल डेथ अगर देखिए अब उसमें बिल्कुल ठीक है, नहीं है नॉर्मल डेथ, लेकिन क्या है उसका हमेशा एक नेक्सस बनाना पड़ता है। अदरवाइज जब तक फ्रेज क्या है अभी तक, एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दीज आर टू फ्रेजेस। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी हार्ट अटैक हो गया, किसी को हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक हो गया, या ऑल ऑफ अ सडन ही हैज कोलैप्स्ड या डेथ हो गई। अब देखो मुकदमे तो सबके पड़ते हैं, वो जिसकी वाइफ को ये है कि बस मेरे को तो चाहिए, इनके यहाँ हो गया, उसकी वाइफ को नहीं पता, वो कहते नहीं है आपके यहाँ काम करते हुए हो गया। स्ट्रेस की वजह से हो गया। बस स्ट्रेस हाँ वो बना लीड करना पड़ता है। वो सब प्लीट कर, लेकिन arising out of employment, this phrase is to be satisfied. That the death was arose out of the employment. The reasons arose out of the employment. तो वहां पर कुछ चीजें तो पूरी वकालत है फिर वहां पर। हाँ। ठीक है। एक डिस्क्वालिफिकेशन बोनस, ये सब आपको पता है कि बोनस कहां से डिस्क्वालिफाइड है। जरा डी वाला देखिएगा जरा, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। बाकी तो आपको मालूम है फ्रॉड कर दिया, रॉयटर्स बिहेवियर है, आपने इकोनॉमिकली कोई फाइनेंशियली अगर किसी को नुकसान पहुंचा दिया एम्प्लॉयर का, दैट इज ओके, साबोटेज कर दिया, ओके। डी वाला देखिएगा, कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, दिस इज अगेन वार्निंग disqualification newly introduced कि if you are convicted for a sexual harassment, मतलब आपने नुकसान एज सच नहीं किया, फाइनेंशियली कोई नुकसान नहीं किया, राइटस बिहेवियर नहीं किया, वायलेंट बिहेवियर नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, यानी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने क्या किया, यू हैव मतलब एलिगेशंस आर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन यू। So it is only on conviction. Conviction और conviction? कन्विक्शन है सर। Conviction. सर कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट वो जो है ना हमारी आईसीई कन्विक्ट कर देती है। सर बोनस किसने देना है? ये हाँ मतलब मैनेजमेंट ने, और इंटरनल कमेटी किसकी है? वो मैनेजमेंट की। तो हम ही कन्विक्ट करते हैं, इंटरनल कमेटी ही कन्विक्ट करती है। जरूरी नहीं है कि आपको हर, क्योंकि इंटरनल कमेटी हर चीज की एफआईआर कराए, अगर उसे लगेगा तो उसकी एफआईआर होगी, सब चीजों की एफआईआर भी नहीं कराई जाती। तो यहाँ इंटरनल कमेटी का काम है ये। कन्विक्शन मीन सजा दे दी ना आपको, वो सजा ही। सर 5 पावर्स हैं सीपीसी के अंदर, जो 5 पावर्स हैं जो हमारे लेबर कोर्ट्स को हैं, वही इंटरनल कमेटी को, इट सिट्स लाइक कोर्ट। सर सिंस यू आर डिस्कसिंग दिस बोनस पॉइंट, जैसे हम लोग बोनस को मंथली पेमेंट करते हैं, उस पे कोई चेंजेस आए हैं? सर उसके ऊपर आते हैं तो जब हम गिगांटेक या जिजेंटेक जैसे भी आप बोलो, बहुत सारी उसकी जो उसके ऊपर आएंगे, उसको मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि उस सारा हंगामा उसी के ऊपर होता है, समझ रहे हैं उसी को है। कई बार इशू खड़ा है तो हाँ अच्छा, एक और बात हो गई कि टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग क्लेम, मिनिमम वेजेस का अगर किसी वर्कर ने क्लेम करना है 6 महीने होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस में क्लेम करना है 1 साल होता था, बोनस में भी करीब करीब 1 साल की बात थी कि 1 साल से ज्यादा क्लेम नहीं करेंगे। नाउ लाइक रिकवरी केस इट्स 3 years, यानी 3 साल में आप कोई वर्कर आपके खिलाफ
कर सकता है। अगेन सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटी, इट इज सफिशिएंट कॉस्ट। मैं तो आप ही का काम कर रहा था, रोज के हर महीने कहता था आपको, आप कहते थे बेटा काम करता रहे, दे दूंगा, लास्ट में दे दूंगा तुझे। तो मैं तो आपके सहारे, अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब आप कह रहे हो टाइम बार्ड है, तो लग गई एप्लीकेशन। बात तो ठीक है, काम कर रहा है तो एश्योरेंस हो सकती है, आश्वासन। तो 3 साल हो गया। अब वो जो अलग अलग थी ना, 6 महीने, 1 साल, ये सब एक ही जगह। सर किसी का फुल एंड फाइनल नहीं हुआ तो दोबारा वो कर सकता है विद इन 3 ईयर क्लेम के लिए? फुल एंड फाइनल नहीं हुआ तो बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं। अब तो वो टाइम दे दिया उन्होंने कि इसके अंदर नहीं, इसमें तो 3 ईयर्स से सारा का सारा वेजेस के लिए उन्होंने कह दिया 2 दिन के अंदर ही दो आप, ग्रेचुइटी 30 डेज देना चाहिए आपको। फुल एंड फाइनल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। एक ये और बेंचमार्क ऑफ 300 वर्कमैन आ गया सर। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉय 300 और मोर वर्कमैन। स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे, पहले 100 पर होते थे, दिल्ली में शायद 50 का नोटिफिकेशन था दिल्ली में। तो 300 और मोर स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी रिक्वायर्ड, बिलो 300 नो स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिक्वायर्ड। ये चेंज है। एंड स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? सर स्टैंडिंग ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट of the rules and regulations. It governs the relationship of employer and employee. Suppose किसी ने misconduct किया, how that has to be proved. Suspension किया, how suspension allowance shall be given. So and there are more than 100 misconducts. तो वो एक document, it's around 35-40 page document which governs the relationship between employer and employee. It is certified by the government. सर्विस कंडीशन Service conditions and certified service conditions have the upper hand. आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ भी लिखा है, अगर वो सर्विस, अब आप सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया है तो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर विल ओवरराइड द अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन सर्टिफाइड नहीं है मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए प्रिवेल? यस सर प्रिवेल करेगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें आपको जब सर्टिफाई कराते हैं तो आप अपनी इंडस्ट्री के नेचर के अकॉर्डिंगली उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में तो ये लिखा होता है कि दैट यू विल नॉट बी ट्रांसफरिंग अ वर्कमैन आउट ऑफ द स्टेट विदाउट हिज कंसेंट। और सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में इफ यू अगर आपके पास है टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं। सर को सर्टिफाइड भी जाएगा अगर ये वो सर्टिफाइड ऑफिसर नॉट सर्टिफाइड विदाउट कंसेंट आपको। सर हरियाणा में लिया हमने क्या आपने है जनरल मॉडल? मैं समझ गया, दिल्ली में नहीं देते। सर यहाँ ना 4 ही 5 चीजें होती हैं जिसको देखते हैं 40 डॉक्यूमेंट में। प्रोविजन को देखते हैं, एज ऑफ रिटायरमेंट देखते हैं और एक देखते हैं ट्रांसफर को। ये 3 या 4 चीजों पर बहस होती है, बाकी कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं आपने 100 मिसकंडक्ट बनाए, 500 और 200 बना दे, डजंट मैटर। तो सर ये किसी डिपार्टमेंट से अप्रूव कराना? लेबर डिपार्टमेंट सर, डिप्टी लेबर कमिश्नर इज द अथॉरिटी। नहीं, हर इंडस्ट्री का सेपरेट हो सकता है अपने को। हाँ हर इंडस्ट्री का हो सकता है, लेकिन एक क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज भी अपना एक दे सकती है, प्रोविजन है। मान लीजिए फुटवेयर इंडस्ट्री है, अगर उनकी एसोसिएशन चाहे कि हमने एक बनाया है एंड वी आर अप्लाइंग, तो वो हो सकता है। You can follow that up. The same आप follow भी कर सकते हैं। हाँ You can get it. So less than 300 appointment letter will be the. Oh, appointment letter shall be. Then appointment letter is must by the mandatory. और अपॉइंटमेंट लेटर को भी बड़ा संभल के बनाना चाहिए। लोग समझते हैं अपॉइंटमेंट लेटर कॉपी किया, गूगल से बना दिया। क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर जब काम जब आता है, जब डिस्प्यूट होता है, अदरवाइज इट्स अ पीस ऑफ पेपर लाइंग इन द फाइल ऑफ वर्कमैन। तो सर ये 300 वर्कर हैं, ऑन रोल होने चाहिए जब कुछ क्या ऑल देखिए सर, अब ऑफ रोल ऑन रोल तो जब गिने जाते हैं कोई इंस्पेक्शन हो, आप तो जब भी लेंगे जब आपके ऑन रोल वेदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्लूडिंग ऑल ऑन रोल तो यस इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग both contractual manpower and वो सब एक जगह कहाँ पकड़ा था? एक कैजुअल वर्किंग 3 महीने 6 महीने कुछ नहीं वो सब वो वर्कर लेबर नॉट एक जगह इंस्पेक्टर ने ऐसे पकड़ा था, वो कहता था हमारे यहाँ तो 50 आदमी, उसका फैक्ट्री का लाइसेंस कितने का है? सर वो तो 150 का करीब 150 का फैक्ट्री का लाइसेंस आपके पास है, इट हैज बिकम एप्लीकेबल अपॉन यू। आप 50 रखिए चाहे,
मतलब इस तरीके की इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन सर हम जैसे गिग वर्कर्स हैं या छोटे वर्कर्स हैं जो आपने पहले बताया, उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना जरूरी है। नहीं, वो उनके लिए तो स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट, वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आई है। वो इलेक्ट्रिशियन आपके आ रहा है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ी करना। सर किस तरह की? अभी आए नहीं है सर। नहीं आई नहीं है वो एक्सीडेंट उसका हो जाता है। हाँ, वेलफेयर स्कीम्स आ रही है। हाँ, नहीं सर, उसके आधार के साथ उसके यूएन देंगे। और जो ये रैपिडो जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनको एग्रीगेटर बोलते हैं, उनको ये स्कीम में ला रहे हैं कि 1 से 2% टोटल टर्नओवर का आप देंगे इसमें। हाँ, और ये मतलब एक आ जाए स्कीम, तो वो है 300 से कम हो जाए, मतलब कम है और वो चाय की सर्टिफिकेट नहीं, नो तो अभी जिनके पास है 100 के आसपास, उनका तो कंटिन्यू रहेगा, उनका कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सर वॉलंटरी करा सकता है कोई ESIPF में स्टैंडिंग ऑर्डर्स वॉलंटरी नहीं सर अभी तक तो नहीं है। आपको ये आप ये कर सकते हैं कि पैरेलली यू कैन फ्रेम योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहां हम अपने रूल रेगुलेशंस बनवा देते हैं, और उसकी एक्चुअली उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि साहब आपने कब बनाए, तो उसको हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इसकी एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट की डाक पर दे दो। तो क्या है कि एक डेट आ गई आपके पास में कि हमने इन्फॉर्म कर। But it is not signed by the employees. देखिए, इट इज नॉट साइंड बाय द एम्प्लॉइज, लेकिन ये है कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कम से कम लिखना पड़ेगा ना आपको। आप देखिए, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लास्ट की लाइन हमेशा यही होती है दैट यू विल अबाइड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो कहीं ना कहीं देयर इज गाइडलाइंस तो बनानी पड़ेगी। गाइडलाइन तो है नहीं, वैसे भी सर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जो सर्टिफाई कराते हैं आप सर, सर्टिफाई कराते हैं तो होते हैं। बात वहां हो रही है कि जहां नहीं है, नहीं है। वहां तो है ही, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां तो पूरा का पूरा मलयुद्ध है, इतनी आसानी से नहीं होता है वहां। हाँ, वो तो जैसे होता हाँ, वो आपको मालूम है जिस तरीके से होता है वो। सर काफी आईटी कंपनीज में प्रोफेशनल्स को रखा जाता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जी नॉट एज एम्प्लॉयमेंट, नॉट एज अ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कितना, कॉन्ट्रैक्ट में तो आपका समय जरूर होगा। इस समय नहीं होता उसमें। नो, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के सर इसीलिए नहीं, इसीलिए इनको लेकर के आए हैं। तो क्या वो वर्कर शेड्यूल में आएंगे? नहीं, वर्क देखिए, इसमें दो हैं, वर्कर और एम्प्लॉय दोनों की डेफिनेशन आई हुई है। हाँ वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो प्रोफेशनल्स के केस में नहीं, वर्कर किस लिए, देखिए ना पर्सपेक्टिव क्या है आपका, मतलब ये कि पर्सपेक्टिव बताएंगे कि मैं किस तरीके से समझूं उसको। मैं एक कंपनी में रिटेनर हूँ, कंपनी में आईटी कंपनी में उसका रिटेनर हूँ, ठीक, तो विल आई बी कंसीडर्ड एज अ वर्कर? नो, आई एम अ रिटेनर, आई एम विजिटिंग देयर। I am retainer in a number of companies. Yes. I give them bill. I am not their How employee. monthly bill they are? No. You have to pay, give the invoice, then you will get a देखिए अगर आपका ये है कि देखिए वो भी रीड करना पड़ेगा। अगर ये है कि देखिए मैंने कई कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं, वो कहते हैं कि यू हैव टू कम टू द कंपनी 9 to 6। 9 to 6 आपको बना रही है तो रिटेनर क्या है कि आप तो एक तरीके से मतलब अच्छा आपको लीव भी दे रहे हैं, वो छुट्टी भी देते हैं, और उसमें ये भी लिखा होता है that you won't be taking up assignments in other companies। Yes. तो एक्चुअली फिर आप उसको नाम कुछ भी दे दीजिए, एक्चुअली तो आप कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉय का ही वो कर रहे हैं। इस केस में दे विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। सर वो करना पड़ेगा ना, कंपनी नहीं कहेगी कभी आपको, you have to raise a dispute। As a consultant to the company, I have to guide them कि नहीं ये गलत हो रहा है, and either you change the contracts or you yes, make them बिल्कुल। applicable things। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 1 या 2 साल का चल रहा है, उसमें मैंने भी उनसे कहा है कि देखिए अगर आपको फिर वो सब ग्रेजुटी भी आपकी आएगी, ये आपने देखना है। Exactly, ना तो गाइडेंस का भी हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। सर लेकिन आप परमानेंट एम्प्लॉय किसी को रख के अगर 2 साल बाद निकाल भी लो तो उसमें एक रिट्रेंचमेंट कंपनी जो है वो फर्क तो पड़ता नहीं है। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन रेज डिस्प्यूट इधर एफटीसी में आपके पास एक सेक्शन है सर, वहां वो डिस्प्यूट रेज करेगा जो हैव बीन टर्मिनेटेड बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि वहां सीनियरिटी लिस्ट भी तो है ना, वहां देयर आर 100 थिंग्स, वहां सीनियरिटी लिस्ट भी है। आप राइटिंग में किसी को निकाल रहे हैं तो उसके जूनियर्स को रिटेन से निकाल दिया, ही कैन डिस्प्यूट इट बट नॉट इन एफटीसी। नहीं तो सर अब वो रेजिग्नेशन मांगते हैं ना, वो प्रैक्टिस दूसरी है ना। फिर जब आप समझ नहीं, आपको तो कहीं और चले गए, अब ये आपने रिट्रेंच बोला फिर बोला रेजिग्नेशन, मतलब प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है सर।
वो सर लेआउट की स्टार्ट किया उसके बाद बोलते हैं सर, कि या तो शाम तक रिजाइन कर दो वरना अगर अपने तरीके से काम वो करो। ठीक है, ठीक है। सर वो एक छोटा सा एफटीसी पे मैं आई जस्ट वांटेड टू हैव अ क्लैरिटी। पर हम तो लॉ क्या है वो समझने के लिए बैठे हैं ना। यू आर वेरी राइट। सर बस उसी का प्रैक्टिकल I have a करने की query. कोशिश कर रहा हूँ। I have a query. जी। FTC के केस में there are few other industries where they hire few people for 10 months, 11 months, then they give a gap of 4-5 months, again they hire the same guys. तो gratuity वाला उस पे implication आ आएगा। जाएगी सर अगर वो डिस्प्यूट करेगा तो, बिकॉज देखिए आपका हर एक्शन इट हैज टू बी सीन दैट व्हाई यू आर टेकिंग इट। एंड After even आप 6 आप months. जो बीच में जो गैप है मैलेफाइड तो है ही, और एक और बात बता दूं वो जो बीच में गैप है ना एक्चुअली वो उस गैप में वहाँ काम ही कर रहा है। नहीं ग्रेजुएटी Off-road होगा। ग्रेजुएटी हाँ। में भी क्या है 240 डेज है ना सर। सर 240 डेज का एम्प्लॉयमेंट है ना ग्रेजुएटी में। जी। 11 महीने के अंदर तो 240 कर ही देते हो आप। 8 महीने हो गए। आप जाएंगे कहाँ? But इसके लिए तो FTC के लिए 180 हो गया। मैं कहता हूँ आप gratuity ठीक provision है सर एफटीसी तो फिर जब आपने एफटीसी दे दिया तो अब आप ये कहें कि साहब मैं तो सबको 1 साल पूरे नहीं करने दूंगा, टर्मिनेट करता रहूंगा बैठा बैठा। सही बात है। अब ठीक है ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी? लेकिन it was only related to gratuity for the people who are being reabsorbed after a gap of 5-6 months. मेरा क्वेश्चन सर आप देखिए हाउ कैन यू अट्रैक्ट अ गुड टैलेंट अगर आपका यही प्रैक्टिस है तो यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉयर। इफ यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉयर हाउ कैन यू अट्रैक्ट अ टैलेंट? मेरे को तो ये एफटीसी भी टैलेंट ये अट्रैक्ट नहीं करेगा मुझे लग रहा है। सर अगर किसी को आप ये बताओगे कि आपको 2 साल की रखा कहेगा यार आई विल नॉट जॉइन। हाउ गुड टैलेंट शैल बी अट्रैक्टेड इन कंपनी? इसका माइनस पॉइंट है नहीं। उन्होंने सर बहुत सी भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो आजकल कुछ इस तरह से हायर करती हैं कंसल्टेंट्स को जो एफटीएस बेसिस पर होते हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि आपको यहाँ पर सुबह 9 बजे से 6 बजे तक के लिए आना है। इनफैक्ट उनकी थंब बेस्ड अटेंडेंस भी मार्क होती है, तो यानी देखें तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, सर, बट वो actually- उनके साथ करते क्या सर है? एक्चुअली हम एक थोड़ा सा डाइवर्स करके नहीं सर, वो जब आपने ग्रेजुएटी की बात करी थी ना, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए और सरकारी एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग जो है ना अपने गाइडलाइंस अलग है। अगर आप पर क्या सरकार की वहाँ बात पर फिर करेंगे सर तो उनके लिए कुछ और है। ग्रेजुएटी का हमें प्रोविजन करना होगा? क्योंकि आपने अभी बताया कि अगर- अगर चाहे 1-1 साल के लिए भी हो 15-15 दिन की तो देनी ही है। करोगे तो अभी तक क्या था, वो ये मानते थे कि भाई ये तो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए ना कोई ग्रेजुएटी देनी, ना कोई लीव एनकैशमेंट, किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं। सर सरकारी बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? ये ऑटोनोमस बॉडीज जो आती तो गवर्नमेंट Autonomous, सेक्टर से हाँ, ही है, ठीक है। लेकिन अब उसमें हो क्या रहा है कि वो कहते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, बट कंडक्ट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है कि दे आर कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ देम। सर ये हॉस्पिटल में भी ऐसा हाँ। डॉक्टर्स को रखा वो हुआ उनका है, टीडीएस भी 194 जे में आपको- काटते हैं। सर ठीक है मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में टू रिमूव सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज एंड एनोमली द गवर्नमेंट हैज रियली हैमर्ड इट। ये यही करने के लिए तो लाए हैं चेंज। ये लोग तय क्या करें? जब आप वेजेस के डेफिनेशन में आएंगे तो आपको लगेगा वो जो पूरा सीटीसी जो लोग बनाते हैं एमएनसी वाले अपने फेवर का, वो पूरा हैमर कर दिया गवर्नमेंट ने। तो और ये भी साथ में आ गया कि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई भी ओरल एविडेंस आपके लिए होगी जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में दैट इज ओके, व्हाटएवर यू आर सेइंग ओरली दैट विल नॉट बी, दैट विल डिस्कार्ड। अच्छा और ले ऑफ रिट्रेंचमेंट क्लोजर, जैसे अभी दिल्ली में 100 पे था, यूपी में 300 था पहले, क्योंकि यूपी आईडी एक्ट अलग था, लेकिन अब यूपी में भी अब यही एप्लीकेबल हो गया। यूपी का ऑलरेडी प्रोविजन था 300 लोगों पर, यहाँ जो है 100 था, हरियाणा में 100 था, यहाँ जहाँ आईडी एक्ट फॉलो हो रहा था। अब नाउ इट इज यूनिफॉर्म कि अगर 300 लोगों से ज्यादा का फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ नॉट एस्टेब्लिशमेंट, साड़ी की दुकान में 300 से ज्यादा अगर आदमी काम करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री माइन प्लांटेशन, दिस प्रोविजन इज ओनली फॉर देम, नॉट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट्स। आईटी सेक्टर के लिए नहीं, नो आईटी सेक्टर में नहीं है जहाँ 1000 आदमी काम कर रहा है, निकाल रहे हैं, प्रायर परमिशन चाहिए, इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। तो अब ये 300 हो गया, यानी 100 से 300। पहले स्टेट वाइज करना। हाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे भी बहुत लड़ाइयाँ चला करती थी, उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि जहां कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज अपनी दे रहा है, इफ ही इज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इट इज स्टेट गवर्नमेंट, इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल।
और डिस्प्यूट के केस में सपोज ए कॉन्ट्रैक्टर इज गिविंग सर्विसेज, बिकॉज ए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे गिव सर्विसेज टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसने एक को अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट वाले, उसमें फिर दोबारा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोज वो 20 साल से है। अब वो ये कहते हैं कि जहां डिस्प्यूट फर्स्ट अराइज होगा 20 साल बाद, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है तो उसे अपना डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में लगाना पड़ेगा। हाँ, वेयर सच डिस्प्यूट फर्स्ट अरोज, तो 20 साल से डिस्प्यूट नहीं था भाई, डिस्प्यूट तो अब हुआ ना 20 साल के बाद जब निकालने लगे, तो वो कहां जाए? तो कॉन्ट्रैक्टर कहता था सर आई एम कवर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अब वो उधर घूम रहा है। स्टेट वाला कहता था नो 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 यू आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यार वहां जाओ तुम, तो उसे समझ नहीं आता था अपना। नाउ दैट अनोमली हैज बीन रिमूव्ड, appropriate गवर्नमेंट। जहां भी वर्कर राष्ट्रीय काम कर रहा है, जहां उसका सबसे पहला डिस्प्यूट शुरू हुआ, वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी appropriate गवर्नमेंट की डेफिनेशन बना। एक सेस के बारे में भी थोड़ा था कि ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पर, अक्सर ये सेस की तरफ नहीं देखा जाता है। तो बिल्डिंग अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस है आपके यहाँ किसी क्लाइंट के यहाँ पर बिल्डिंग की किसी तो फाइनेंशियल ईयर के वाइज से उसका 1% का सेस, यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो जमा होता है और उसको भी करवाना चाहिए। कई कई इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है वो सेस जमा नहीं होता तो 10-10, 15-15 साल के अब नोटिस आते हैं लोगों के पास में। तो इसको भी आपका एक ऐसा एरिया है जो कि आपको देखना है। गवर्नमेंट में तो शुरू है, अगर एनसीडी का कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो उसका 1% सेस पहले काट लेते हैं, गवर्नमेंट नहीं छोड़ती, एमसीडी में पहले लिखा होता है। तो आपका भी अगर कभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कभी किसी का होना हो तो या तो आप कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर जो जिसका बिल्डिंग बन रहा है बिल्डिंग ओनर, उसके बीच में या तो ये हो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि सच शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर वो करेगा क्योंकि एक ही आदमी सेस जमा करेगा। तो ये सेस वाला भी आपको देखने का जरूरत है क्योंकि इसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। करके वो कहते हैं जी पेनल्टी मे बी इक्विवेलेंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ द सेस एंड 1% पर मंथ का इंटरेस्ट, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सर ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, he can deposit on contractor behalf? अगर मैं काट के टीडीएस जमा करा देता हूँ, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपने तो देखिए वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि आपके यहाँ रेगुलर तरीके से भी तो जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रीज हैं तो वहां पर भी तो रिपेयर मेंटेनेंस चलता है, तो वो पूरे साल में जो रिपेयर मेंटेनेंस में पैसा पड़ा हुआ उसका 1% आपको बीओसी पर भी जमा कराना। फैक्ट्री में तो नहीं लगेगा सर, बिल्कुल नहीं, जब हो गया रजिस्टर अगर हमको नहीं सर रेगुलरली अगर ऑल्टरेशन नहीं अब हर साल फाइनेंशियल ईयर में जो आप रिपेयर मेंटेनेंस में पैसा देंगे उसका भी तभी तो 10-10 साल के नोटिस आ गए लोगों को, बिल्कुल है। तो सर क्वेश्चन मेरा वही था, कैन आई डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर? मैं जमा करा सकता हूँ? क्यों नहीं करा सकते? कॉन्ट्रैक्टर का बिहाफ ही नहीं है सर, एक्चुअली इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। आपका अगर उसमें है तो आप उससे करवाएंगे, नहीं करवा तो आप जमा कर दो, नहीं तो आप अरे आप काट लीजिए, सिंपल सिंपल जैसे जीएसटी टीडीएस। अच्छा, अब ये मेंटेनेंस और रिकॉर्ड्स का सर एक बात आई है, छोटा है, ये कह रहे हैं कि मतलब अभी ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा जब रूल्स आ जाएंगे कि भाई कई रजिस्टर्स को मिला करके एक रजिस्टर बना दिया है, तो भाई उस रजिस्टर को हम इलेक्ट्रॉनिकली बेसिक कर, हाँ इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली, पहले वो कहते थे यूपी में जाते थे तो बोले कहाँ लिख कर देते तो वो प्रॉब्लम होती थी। अब वो डिजिटल रिकॉर्ड्स इज फाइन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और नॉन मेंटेनेंस की सीधा फाइन उन्होंने कर दिया 10,000 रुपीज, अगर पकड़ा जाए तो ठीक, नहीं पकड़ा जाए तो बहुत ही बढ़िया, पकड़ा गया तो फिर वो आ जाओ जी 10,000 रुपीज। ESIL, this is the wonderful thing which has been introduced। अब ESI का 5 साल का जो पीरियड होता था, प्रोविडेंट फंड में भी 5 साल का पीरियड, 5 साल 5 साल मतलब अगर आपने किसी रिकॉर्ड के लिए उससे पीछे यूज के लिए, अच्छा ठीक, मतलब सरकार सोएगी नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे केस भी किए भी हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल में जहां 20-20 साल के नोटिस दिए उन्होंने, वो कहते हैं सर देयर इज नो टाइम लिमिट। तो ये प्रॉब्लम पीएफ की थी, 15 साल का रिकॉर्ड ले आओ, 15 साल का रिकॉर्ड ले आओ, लाना किसमें, टाटा में लाना है, सुमो में, अच्छा किसे दिखाना है,
सर एनएक्स पेंशन में तो वो 40-40 साल के रिकॉर्ड मांग रहे हैं। एग्जैक्टली किसमें? एनएक्स पेंशन की स्कीम आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था ना, हाँ। पेंशन और एनएक्स बेसिक, उसके अंदर नहीं वो तो फिर एक अलग ही एक चैप्टर था। तो अब लेकिन इसमें सेक्शन 135 के अंदर ये 5 इयर्स दोनों। सर उन रिस्पेक्टिव एक्ट्स में कोई डेटा रिकॉर्ड कीपिंग की लिमिटेशन नहीं है कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट में 8 साल, जीएसटी में 8 साल? सर आप देखो ना, इसमें ईएसआई पीएफ के अंदर आ तो गई ना 5 साल। अब आगे पहले नहीं है तो पहले ईएसआई में 5 साल भी पीएफ नहीं थे ना, लोग बड़े परेशान होते थे। लास्ट इंस्पेक्शन और जहां तक नहीं और जहां तक इंस्पेक्शन की बात है, मैं आपको बताऊं प्रिजर्वेशन के लिए बड़ा साफ दिल्ली शॉप एंड एस्टैब्लिश एक्ट में लिखा है 1 साल। यस मिनिमम एजेस एक्ट में लिखा है 3 years फ्रॉम द लास्ट एंट्री मेड इन द रजिस्टर। मतलब अगर आपने 3 साल का रजिस्टर एक ही चालू है आपका, 2024 में खत्म हुआ, तो रखना 27 में। लेकिन अब वो जब मांगने की बात आती है तो फिर ये भी लिया और वो भी लिया। जब कोर्ट में हम देखते हैं, हम लोग तो हम लोग कर रहे हैं, अगर आदमी वर्कर ने 20 साल काम किया, वो कहता है 20 साल का रिकॉर्ड ले। तो अगर आप बोल दो मेरे पास नहीं है तो क्या एक्शन हो जाए? नहीं, तो डिपेंड करता है कि वो आपका डिफेंस क्या है कोर्ट के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंगली है। अगर देखिए, अगर आप कह रहे हैं हाँ जी 20 साल काम किया है, सपोज मैं कहता हूँ, तो नो रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड, सिंपल। यू आर सेइंग 20 years, आई एम सेइंग 20 years, वेरी बिग डिफरेंस। हां, जब डिस्प्यूट करोगे तब चाहिए। डिस्प्यूट का खेल है, ठीक है। अच्छा, अब एक वॉलंटरी बेसिस भी आ गया है। ईएसआई पीएफ में स्कीम आ रही है कि वॉलंटरी बेसिस, मतलब अगर थ्रेशोल्ड वर्कर्स नहीं भी हैं, 10 नहीं है या 20 नहीं, 20 चाहिए होते हैं प्रोविडेंट फंड में, 10 चाहिए होते हैं ईएसआई के अंदर, तो नहीं भी हैं तो लुक है। पहले तो क्या होता था, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे यहाँ अच्छा जो कंप्लायंस लोग बैठे हैं, कि जी एक दिन 10 कर लो, ये करते थे, डमी दिखा दो, डमी दिखाते थे, वो दिखाते थे रिक्शा वाला आया, ये आया, वो सब 10 हो गए, उसके बाद अगले महीने से 5 हो जाते थे। लेकिन वो उसको रिमूव नहीं कर पाते थे बाद में। वंस ईएसआई एप्लीकेबल, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइम टू कम, फिर ये रहता था। तो अब ये वॉलंटरी बेसिस का इन्होंने लाए हैं, और वॉलंटरी बेसिस पर ही फिर ये प्रोबेबली ये भी होगा इसके अंदर कि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द वर्कमैन। आप 5 हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन वर्कर को भी देना है, भाई तैयार हो, हाँ जी सब तैयार हैं, नहीं वो अप्लाई ही जब होगा, कंसेंट से ही अप्लाई होगा एक्चुअली। ये है। अब एक और बड़ा कि बोनस का जो अमाउंट है सर, वो क्रेडिट होगा अकाउंट में। होता था ना कि साइन करा दिए और नहीं दिया, उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा गड़बड़ बोनस में बहुत होती थी। देखिए, जब इसको अमेंड किया गया तो मतलब बोनस कैश अलाउड था देना? नहीं था, हाँ पहले था, अब नहीं। हाँ पहले कैश था पहले था। सर देखो, इस संसार के अंदर ना जो एनोमलीज हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज थी, वो पता सबको होती है, वो धीरे धीरे मालूम पड़ जाती है, तो उन्हीं को हैमर किया है। गवर्नमेंट हैज हैमर्ड दोस, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर तो जो रूल्स आने जा रहे हैं दिल्ली में, उसमें एक ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल गिव द बोनस आ रहा है ना, तो वो रूल आ रहा है। पहले इनका एडवाइजरी था, लेबर कमिश्नर का एडवाइजरी था, एससी यादव ने निकाला था, यूके सिन्हा ने निकाला था कि साहब इनको बोनस इज टू बी पेड बाय दी, इट इज एडवाइज्ड, नाउ इट इज द रूल्स, जो रूल्स लेकर के आ रहे हैं प्रिंसिपल बता देगा जी। इसे तो ग्रेचुटी भी कर रहे हैं, नहीं मैंने पढ़ा नहीं, वो मेरे ख्याल से अभी वो चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, एम्प्लॉय या यूनियन की डिमांड है, एम्प्लॉय की डिमांड है कि साहब 15% होना चाहिए बोनस। एम्प्लॉयर कहता नो 8.33, उसको बोला आप 8.33 तो दो। पहले क्या होता था, पूरा का पूरा डिस्प्यूट करके बैठ जाते थे, साहब जब सॉल्व होगा तब देंगे। नाउ देयर इज अ प्रोविजन, 8.33 तो मान रहे हो, मिनिमम देना ही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एडमिटेड लायबिलिटी है वो तो दो, इससे नीचे तो जाओगे नहीं, इसको 8.33 दो, बाकी करो। ये अभी भी तो यही है सर अभी नहीं, वो तो है, लेकिन अभी तक अथॉरिटीज ये नहीं करती थी। अगर लड़ाई चलती थी तो सारी चलती रहती थी, जब वो जितना डिसाइड होगा तब देंगे। अब उन्होंने ये ले आए हैं राइटिंग में कि 8.33 तो पे करो, और बाकी जो लड़ना है लड़ते रहो, 4 साल मुकदमा चले, हर साल 8.33 देते रहो। नहीं तो लोग कहते थे नहीं सर जब डिसाइड होगा तब देंगे, तो जो देना था वो भी रख के बैठ गए। तो ये एक अनामली थी, ये भी आ रही है, खत्म हो रही है ये। बाकी तो रिफॉर्म ब्रॉट इन इक्वल रेम्युनरेशन,
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द जेंडर। और अब तो एक जेंडर के अब तो बहुत सारे जेंडर हो गए। जेंडर है सर, तो सेक्स नहीं, जेंडर है। नहीं है, जेंडर है ना सर, हाँ जेंडर, जेंडर है, सेक्स नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे जेंडर हो गए, जी। बहुत सारे। अभी पीछे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो ऐसा पिटीशन फाइल करने वाले बहुत हैं। उन्हें लगा सर ये LGBTQ वाले हम भी हैं, वो LGBTQ वाले अब तो बिल्कुल ही मतलब एक्सेप्टेड कि सब अब हम हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये अभी एक पिटीशन फाइल हुई थी बीना टमटा वर्सेस सुनसो। उन्होंने कहा साहब आप एक काम करो, हमें तो हमारी हरासमेंट लोग करते हैं LGBTQ वालों की, तो अब आपने तो कह दिया ट्रांसजेंडर फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देगी, और वैसे भी अब जो ट्रांसजेंडर हैं भाई MBA कर रहे हैं, कोई बड़ा पढ़ रहे हैं, तो साहब इनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर साफ तौर पे आ गया इस बार OSS में 3 प्रकार की जो है ना वो अपना वॉशरूम्स होंगे, टॉयलेट्स होंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, एक और डिसेबल्ड, मतलब एक फैक्ट्री को 4, तो हाँ वो भी आ गए। तो LGBTQ वाले भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर हमारा हरासमेंट होता है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन का जो है इसमें आप केवल इसे जेंडर न्यूट्रल कर दो, मतलब एग्रीड विमेन की जगह एग्रीड पर्सन कर दो बस। तो खैर सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन, उन्होंने कहा कि वी कांट डू लाइक दिस, आप जो भी आपको और रेमेडीज हो वो करो जा करके, हमसे ये मत करवाओ। हाँ कि भाई हम अब ये भी कहें, क्योंकि दिस इज क्लियर कि इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ। आप लॉ बनाने के लिए नहीं कह सकते, लॉ आता है तो उसको इंटरप्रेटर एनालाइज तो कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, उसको सेट असाइड कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि गलत है आपका ये, इसको हटा दिया अल्ट्रा वायर्स है, दैट इज ओके, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ एंड नीदर कैन डायरेक्ट टू नोटिफाई ए लॉ। आपको मालूम है इंडस्ट्री की डेफिनेशन कब चेंज हुई थी, और 20-25 साल तक भी हाँ कब बनी थी, और हमारे यहाँ वो नोटिफाई नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट को पावर होती तो एडवोकेट्स तो 2 मिनट में डाल देते कि भैया नोटिफाई तो कराओ इसको। तो वहां ये सुप्रीम कोर्ट से करवाने गए तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये जो एक्ट है तो अब वो जेंडर है, तो यहाँ तो एम्प्लॉयर शैल नॉट रिड्यूस रेट ऑफ वेजेस, ये तो सब है ही कि ठीक है आपको यू विल हैव टू ट्रीट देम ऑन इक्वालिटी। ये जरा जो मैंने रेड किया हुआ जरा उसको पढ़े, बाकी तो ठीक है। The burden to prove that the said dues have been paid shall be on the employer. उल्टा हो गया, उल्टा नहीं, पहले तो we used to take a number of defense, ऐसा हो गया वैसा हो गया, this and that, over nothing doing. He is saying क्योंकि now it's a digital world, वो कहते हैं why when you pay, क्योंकि जो बोनस का भी आया, you pay salary through bank, इलेक्ट्रॉनिक, you pay everything through bank, you do not pay bonus. एक ग्रेजुएटी का एक टीचर ने केस किया था हाई कोर्ट से, मैनेजमेंट ने क्या कहा नीचे जब केस लड़ा, सर हमने इन्हें 1,35,000 रुपए या 53,000 रुपए इनको कैश दे दिए, ये रहा वाउचर। उन्होंने कहा वो मंथली सैलरी कैसे देते थे, सर वो चेक से बैंक से, बाकी चीजें कैसे देते थे बैंक से, ये कैश दिया, नथिंग डूइंग, वी डोंट एक्सेप्ट, पे हर अगेन, इवन इफ यू हैव पेड पे हर अगेन। बहुत से भर लिए, सर उन्हें दे दी, सारी कहानी तो डिजिटल है, तो इसलिए बोनस का आया। ये बोनस दिवाली पर कैश बढ़ रहा है, बाकी सब क्रेडिट हो रहा है, आ जाओ। तो अब यहां पर ये भी ले आए, मतलब साफ साफ आ ही गया कि बर्डन टू प्रूव द सेट ड्यूज हैव बीन पेड इज ऑफ द एम्प्लॉयर। भाई साहब आप दिखा दो, सिंपल, दैट इज ट्रू। नहीं आप समझे ऋषि साहब, क्या है कि एक चीज राइटिंग में आ गई, अभी तक अनरिटन, वो हमारा पढ़ते थे ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसे कहते हैं, ओनर्स ऑफ प्रूफ किसे कहते हैं, कब शिफ्ट होता है, वो हमारी अपनी हाँ मतलब वो जो एडवोकेट्स की भाषा थी। जब एक बात लिख दी तो हमारे सुनने वाले भाई भी तो पढ़ लेंगे कि जी अब तो ये आ गया, तो वो है मतलब एनोमली को दूर करने की कोशिश की है एक्चुअली। ये है, ये आप सबके लिए जितने भी हमारे HR कंप्लायंस के लोग हैं,
कि किसी भी तरीके से इस कोड के आने के बाद में आप कुछ भी ऐसा, अगर एम्प्लॉयर ये चाहेगा कि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है और उसको मुझे कम करनी है और अडॉप्ट करते हैं इधर उधर की बातें, तो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। बढ़ाना है तो बढ़ा दो, मतलब कुछ और नहीं करेंगे। ये है, तो ये इसमें आ गया टोटल क्वांटम, मतलब ये कोड आ गया। अब सब हम ये सोचें, क्योंकि हमारे में तो स्मार्ट एम्प्लॉयर्स भी तो बहुत हैं, अब वो सोचें कि कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो, कम करो, ज्यादा करो, कहीं से निकालो जनाब, करो कुछ। नहीं, ये एचआर वाले बताते सर, मैं तो कम बताते हूँ ये लोग बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि नो नथिंग, कुछ चेंज नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं लिखा ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा तो आप कुछ भी कर लीजिए बट रिड्यूस नहीं होगा इस कोड के आने के बाद में। नाउ कोड ऑन वेजेस 2019, रिड्यूस मींस टेक होम। नहीं, रिड्यूस बाय स्टैट्यूटरी कोई टेक होम मान लीजिए, अगर इनिशियली वाज नॉट बिफोर दिस, he was not covered under ESI and after this he is covered under ESI, तो वो तो स्टैट्यूटरी रिडक्शन है ना, वो तो उसे देना है, उससे नहीं फर्क पड़ रहा। हाँ, मतलब आप इधर उधर की बातें नहीं निकालेंगे। इनकम टैक्स कर लो बढ़ेगा तो सैलरी तो घटेगी, क्या करोगे? घटेगी नहीं, इनकम टैक्स नहीं, वो जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं वो तो आप लेंगे ना सर, उसकी बात नहीं हो रही है। तो सर जो कंपनी सीटीसी फॉलो करती है, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, सबसे लास्ट अभी मल युद्ध उसी के ऊपर है। हाँ, सबसे लास्ट मैं करवा दूं। उसको मैंने सबसे बात वाली स्लाइड भी बनाई है, इसीलिए मुझे पता सारी कहानी, सारा जो नदला जिसे ना उसी पे गिरता जा करके, ये बता दो जी। तो एनी हाउ ऑल मर्ज इनटू 4, ये तो आपको मालूम ही है, COW। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अर्लियर देयर वाज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। Only those employees could file a dispute under that act whose wages were up to 24,000 rupees. प्रॉब्लम क्या थी? आप 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? हालांकि उसका जो थोड़ा सा जगह थी वो हमारे सुपर दिल्ली कंसर्न, दैट वाज द दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एम्प्लॉय की बात थी, तो उसके अंदर वो लोग एंटरटेन कर लेते थे अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, बट केवल एक ही एक्ट था। हरियाणा के अंदर तो वो 24,000 की ये उड़ा दी गई थी। हाँ, हरियाणा के अंदर तो अगर 1 लाख की तनख्वाह है, you could have gone to the payment of wages authority के साथ मुझे 1 लाख रुपए, लेकिन और जगह वैसे ही था। सर कर्नाटक तमिलनाडु में हटा दिया। हाँ, हटा दिया। नहीं, अब इसमें तो बिल्कुल ही हटा दिया सर। तो इसीलिए लिख रहा हूँ कि एप्लीकेबिलिटी एज कंपेयर टू द सबस्यूम्ड एक्ट, पहले जो पेमेंट ऑफ वेजेस था वो बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट था, अब नहीं, अब उसका नाम खत्म कर दिया। मिनिमम वेजेस था वो एप्लीकेबल टू ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट था। अगर आपने कभी इनका दिल्ली का देखा हो तो 26 या 27 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट थे, अब उन्होंने उसको भी हटा दिया। हर प्रकार के एम्प्लॉयमेंट उन्होंने उसको काम खत्म कर दिया। और कोड ऑन वेजेस में क्या है कि एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि ये पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस दोनों ही इसके अंदर मर्ज होते हैं। अब नो 24,000 लाखों रुपए आपकी सैलरी, यू गो टू दैट। अथॉरिटी कौन होगा वो एक देखने वाली बात। हमारे दिल्ली में तो पहले पेमेंट ऑफ वेजेस की अथॉरिटी कोर्ट होता था। यूपी और हरियाणा के अंदर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इज द अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो अब प्रोबेबली जब आप कोड ऑन वेजेस की अथॉरिटी की बात करेंगे तो मिनिमम वेजेस के लिए भी और पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए भी, बोनस के लिए भी, आई थिंक ये यहाँ पर आ जाए। हाँ, और फिर जो पहले बड़ा प्रॉब्लम था कि बोनस का केस किसके ऊपर फाइल होगा, कहाँ होगा, बोनस का केस के लिए कोई एंटरटेन नहीं करता। लेकिन अब चूंकि ये चारों एक्ट एक में आ गए, अथॉरिटी जब कोड ऑन वेजेस की असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को बनाया जाएगा तो ही विल से कि अब आ जाओ जी मेरे पास नॉन पेमेंट ऑफ द बोनस के मेरे पास। तो कोर्ट की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी इसमें। कोर्ट का तो एक स्पेसिफिक गजट नोटिफिकेशन था, तो वो नोटिफिकेशन पेमेंट ऑफ वेजेस होने के बाद खत्म। तो अब इसका देखना है कि इसका नोटिफिकेशन किसका आता है। कोर्ट को दे सके, मुझे नहीं लग रहा है कोर्ट ऑफ वेजेस, मुझे लग नहीं रहा कि लेबर ऑफिस प्रोबेबली हर जगह हर जगह
Yes, yes. ठीक है, ये उसे कह लें आप। सर बड़ा इम्पोर्टेंट है एक बात समझना है कि एक बार वी आर हियरिंग अबाउट ए नेशनल फ्लोर वेज। नेशनल फ्लोर वेज। Central government shall issue a notification after calculating or after assessing a national floor wage. National floor wage would mean कि इस नेशनल फ्लोर वेज के नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर करेगी तो नेशनल फ्लोर वेज के नीचे नहीं होगी। गाना कम कर दो, अब आवाज आ रही है। वो तो अभी भी सेंट्रल वेजेस है। नहीं, अभी एक लिमिट नहीं है। अभी क्या है कि आप मेघालय अगर ईस्टर्न उनको देखो तो वहां पर 5,000 6,000 ही चल रही है मिनिमम वेजेस। राजस्थान में थोड़ी कम है, उड़ीसा में तो उड़ीसा मतलब इस तरीके की जगह पर अलग अलग थी। गवर्नमेंट ने कहा रहेगा तो अलग अलग। वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ सिंगल वेज फॉर होल ऑफ द कंट्री, नो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डीएनएस, इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, जिससे स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली पावर इज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स द मिनिमम वेजेस। बट एज अ केयर टेकर और एज ए ठीक रहे जैसे हो, एक नेशनल फ्लोर वेज सपोज 9,000 रुपीज इज द नेशनल फ्लोर वेज, दैट मीन्स 9,000 रुपए के नीचे अगर जिनकी ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 9,000 रुपए के नीचे हैं तो भैया इसको ऊपर करना, तो बेस लाइन दे देंगे, इट विल बी अ बेस लाइन नेशनल फ्लोर। बोनस एक्ट की तरह हो जाएगा ना, 7,000 मिनिमम और नहीं वो तो सीलिंग है सर, मिनिमम वेज और 7,000 रुपीज। अब वो भी देखिए किस तरीके से अगर मिनिमम वेज 7,000 पे तो 7,000 तो 7,000 पे देना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं सर, उसका लास्ट का whichever is higher. whichever is higher, yes. 7,000 is available, except Rajasthan 7,000 is lower minimum wage. 7,000 और मिनिमम वेजेस यानी 5,000 भी है तो 7,000 पे देना है, और बाकी ज्यादा है तो मिनिमम वेजेस। एक यूनिवर्सल कवरेज कर दिया है मिनिमम वेजेस और वेज पेमेंट के अंदर करीब सबका, इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रखा है। ऑल एम्प्लॉइज कवर्ड फॉर मिनिमम वेजेस एंड वेज पेमेंट, यूनिवर्सल जो ये करने जा रहे हैं स्कीम्स आएंगी। यूनिफाइड वेज सबसे बड़ी बात जो की है, जैसे मैं गिगांटिक बोलता हूँ गिग से लेकर के। अर्लियर वेजेस, द डेफिनेशन ऑफ द वेजेस इन एवरी एक्ट वाज डिफरेंट। आपको बड़ा ही दिमाग लगाना पड़ता था, समझ नहीं आता था कहाँ बेसिक है, कहाँ एचआरए प्लस है, कहाँ कौन सी है, कौन सा एक्सक्लूजन है, कौन सा इंक्लूजन है। अब नाउ दीज आर गिगांटिक इसलिए है क्योंकि एक यही एक डेफिनेशन है जो चारों एक्ट में समान है, और चारों एक्ट में एक ही चीज समान, डेफिनेशन ऑफ द वेजेस। इसीलिए इसके ऊपर, क्योंकि एम्प्लॉयर वांट्स हाउ आई शुड कॉप, there may be fluctuations, then he is asking the HR compliance people how to adjust it. For advocates, how to interpret it. Still it is in the interpretation stage. There are a number of school of thoughts over that, how to do it. Transparent digital payment compulsory वैसे मैंने कर दिया है कि transparent based transfer, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, एडवाइजरी प्लस इंस्पेक्टर रोल, एडवाइजरी ज्यादा, एडवाइस कीजिए जनाब क्या करना है। टाइमली पेमेंट ऑफ डेडलाइन, ये देखिए आप, वेयर देयर यूज्ड टू बी 1,000 और मोर वर्कमैन अर्लियर और एम्प्लॉइज, देन द डेट यूज्ड टू बी 10th of the subsequent month. Now it is removed, it is only 7th, हर जगह 7, एंड प्लस 2 दिन में टर्मिनेशन अगर है या सेवरेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, विद इन 2 days, within 2 days you have to pay wages only. यहाँ समझने की बात, not the gratuity. Gratuity is in 30 days, but wages within 2 days. जो उसकी तनख्वाह है, जो उसका सैलरी है, वो उसको देते हैं। 3 years वो आई है, आपको बताया दिया कि 3 साल के अंदर वो आ रहा है। Earlier payment of wages में वो सब within 7 days है, termination 2 days है, ये सब तो आपको यूनिफॉर्म एक वेजेस आ गया, दैट इज ओके। मिनिमम वेजेस नाउ अप्लाइज टू ऑल, नो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। नेशनल फ्लोर वेज पहले नहीं थी, अब आ गए। मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी। रिव्यू पीरियड करीब 5 साल का दे दिया, हर
उनको कि 5 साल में आप मिनिमम वेजेस को फिर सेट करें। डीए विल कम एज इट इज, दैट इज कॉल्ड वीडीए। वेरिएबल डियरनेस नॉर्मली कम्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 months इन दिल्ली, 2 बार आता है, बट वो बेसिक प्लस डीए दिखाते हैं इसको, बेसिक प्लस डीए। मिनिमम वेजेस में जब एक समय ऐसा आता है कि आफ्टर 5 years उन्होंने कहा कि जितना भी वीडी आया है और जितना भी वो आया है उसको मिनिमम वेजेस बना दो, फिर उसके बाद जो वीडी आएगा वो चलता रहेगा। नो क्लैरिटी ऑन फीस, ये सब, नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस, एनी हाउ, ये सब छोटी छोटी चीजें। बोनस एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन बेस सेलिंग, कोड एंड वेजेस में येट टू बी कम। अब ये दोबारा से आएंगे सारे नोटिफिकेशन। इसमें उन्होंने क्या किया है कि जितने भी कोड हैं उसके अंदर कोई भी सीलिंग नहीं दी, उन्होंने कहा बस कि एज नोटिफाइड, क्योंकि उन्होंने कहा दिस इज अ सब्सटेंटिव लॉ। मतलब हम बार बार जैसे आज 21,000 लिख देते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में, वो एक्ट खराब हो जाता है। उन्होंने कहा एक्ट विल रिमेन एज इट इज, मात्र अब आपका नोटिफिकेशन के साथ चलेगा, तो जो भी वेजेस सीलिंग्स होंगी वो नोटिफिकेशन के साथ चलती है। अब जो भी देंगे सबके नोटिफिकेशन आएंगे। टाइम में देख रहा था कि मेरे को कम से कम 45 मिनट मिलने चाहिए बात के लिए। इजाजत चाहूँगा actually we were supposed to reach somewhere. I'm sorry I'm disturbing everybody. I will just thank you very much for your time. We have to just push off. That's right. Thank you sir. Thank you for your time. Sir. जिडेंटिक प्रोग्राम तो अभी आया था, वो तो आपसे फोन पे बात कर लूँगा। अलग से समझा। This definition is very important, and in all the acts it is same. यहाँ समझे, हर जगह समझे। Wages मोटा मजा। Wages means all remuneration, whether by of salaries, allowances, or otherwise, so and so, so and so, so and so, includes. अभी तक हमें इतना मालूम है। Basic plus is DA plus RA. Retaining allowance is normally only in the seasonal industry, तो उसको तो आप छोड़ दें। Only basic plus DA is the wages. ये गवर्नमेंट ने कहा। अब इसके आगे चलते हैं। What is excluded? Now this is the CTC, which is normally of the MNC. These are the components which normally they include. MNCs has included since time in their CTC, and the government has actually hammered it. Now what it says, the code also lists several specific items that are not part of the wages. It simply says, ये समझने की बात होगी, अभी आपके सवाल आएंगे। एक A to I है, एक J और K है, ये बाद में आते हैं। Bonus payable under statute which does not form part of the remuneration, अगर statutory bonus आप दे रहे हैं, under the terms of employment नहीं, terms of employment में है तो wages का part, statutory आप कहते हैं कि no, it is under payment of bonus act, that is excluded। मतलब आप 8.33% अगर दिखा रहे हैं, लेकिन आप पर बोनस एक्ट लागू है, the person is entitled for the bonus, तो वो कहते हैं कि it is excluded। It is excluded। Number 2, value of any house accommodation, मतलब ये है कि वेजेस में से आप ये नहीं कह सकते मैंने घर दिया हुआ है आपको 4,000 रुपये उसके काटूंगा, excluded। और एमिनिटीज मैंने फ्री वाटर दिया है, फ्री मेडिकल अटेंडेंस, यानी वो मेडिकल वाली पॉलिसी, वो मेडिकल पॉलिसी बोलते हैं, या लाइट मैंने फ्री दी है, मैं इसके पैसे काटूंगा, उसने कहा it is excluded। You will not count it in the wages। अब CTC दिखाने के लिए employers contribution to pension और provident fund and interest of them, मतलब provident fund का MNCs के मैंने जितना भी एक CTC का सैलरी स्लिप देखा है, उसमें दिखाते हैं कि सब 50,000 तनख्वाह है, तो इतना मतलब 50,000 में provident fund भी है सर आपका, वो that is cost to the company। Conveyance allowance
या ट्रैवलिंग कंसेशन एक्सक्लूडेड। अच्छा, आप इसमें देखिएगा कि A to I में अलाउंसेस दो ही हैं, HRA एंड कन्वेंस, बाकी तो आइटम्स हैं, those are to be excluded. Some paid to defray special expenses incurred by the nature of employment. मैं इसमें ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक सिक्योरिटी कंपनी में उसको कहते हैं कि आपको हम 200 रुपये देंगे पर मंथ अपना ड्रेस धोने के लिए, वॉशिंग ग्लव्स, तो दैट इज एन एक्सपेंस पेड विच इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सरकार में तो मूंछ का भी अलाउंस मिलता है जी, कि बड़ी बड़ी रखती है कि इनको भी मेंटेन करने के लिए आपको अलाउंस है। HRA एक्सक्लूडेड। मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन में पहले 3 कंपोनेंट्स हुआ करते थे, अगर याद हो, बेसिक प्लस DA प्लस HRA। HRA is excluded now. Overtime allowance excluded. Commission payable to employee, कि मैंने आपको रखा, तनख्वाह इतनी है, काम करोगे कमीशन दूंगा, तो कमीशन काट करके तनख्वाह बना दूंगा, यानी तनख्वाह तो वही दूंगा लेकिन कमीशन भी इंक्लूड कर दूंगा। तो फायदा क्या हुआ भैया, मुझे कमीशन देने का, उन्होंने कहा जी एक्सक्लूडेड। तो ये A to I इसका आगे